हेलो। नमस्कार, मैं राम कुमार आप सभी का संस्कृत सरस्वती परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की ये कक्षा सामान्य शिक्षण की कक्षा से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी कक्षा आज मैं लेने जा रहा हूं आपकी, जो आने वाली आगे जितनी भी राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट हो, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड हो, या थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा हो L1 L2 की, या रीट का पेपर हो, या टेट का पेपर हो, या अन्य कहीं भी आप राजस्थान से बाहर का चाहे DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से सेट का या किसी अन्य स्टेट से सेट का पेपर, UGC नेट का पेपर, और अन्य जितने भी अपने यूपी MP वर्ग 1-2 होते हैं, अलग अलग नामों से जिनको जाना जाता है, कोई सा भी हिंदुस्तान का संस्कृत का पेपर हो, आज तक के उन सारे पेपर के विश्लेषण के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा, मैंने ये देखा कि अब तक के किसी भी प्रकार के पेपर में लगभग 23 प्रकार के, हालांकि 3 जो प्रकार है मैंने और सूक्ष्म रूप से किए, बाकी लगभग 20 से 23 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हमें अगर पहले पता हो कि हम जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं, आगामी कोई सी भी परीक्षा हमारी होने वाली है, अगर उस परीक्षा के बारे में हमें ये पता हो कि हमारे पेपर में किस किस तरह के प्रश्न आएंगे, और केवल मैं आपको यही नहीं बताने के लिए आया हूं कि हमारे पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, बल्कि मैं ये भी प्रयास करूंगा कि जो प्रश्न करने में आपको दिक्कत आती है, किसी भी प्रश्न का जवाब देने हल करने में अगर आपको दिक्कत आती है, तो ऐसे में उन सभी प्रश्नों के जवाब आप कैसे दे सकते हैं, वो टेक्निक्स कौन-सी हैं। जैसे कई प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, तो उनमें कम समय में आपको उत्तर कैसे निकालना है। तालिका के प्रश्न आते हैं, कथन के प्रश्न आते हैं, कार्य-कारण के प्रश्न आते हैं। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदल रही है। पेपर हम देख रहे हैं 2009 से लेकर थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था 2009 संस्कृत शिक्षा विभाग से। उसके बाद 2010 की वैकेंसी आई, 2010 सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड आई, 2011 में फर्स्ट ग्रेड, ऐसे करके आगे लगातार वैकेंसीज रही और हमें ये अधिकार मिला। पहले इतना सब नहीं था कि आंसर की वगैरह जारी की जाए या हमें इतना सब पता रहता हो, तो हम इतने उसी में रहते थे अंधेरे में, जो रिजल्ट निकल जाता था उसी में पता रहता था। लेकिन अब ऐसी चीज़ें हैं, आजकल सुविधाएं हैं कि संस्थाएं आपको बाकायदा आंसर की देती है, एक बार नहीं 2 बार आपत्तियों के बाद फिर देती है, फिर रिजल्ट देती है। उसके बाद भी अगर कुछ ठीक नहीं होता है तो हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है परीक्षा से पहले की हैं, और ये कक्षा आगामी, आप जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने ही वाला है, उसके बाद हम सेकंड ग्रेड पेपर देंगे। आगे भी वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जहाँ-जहाँ हमें जिस जगह सेट होना है, जो परीक्षाएँ देनी है, उनके बारे में। तो अब तक के जितने भी पेपर राजस्थान में और आउट ऑफ स्टेट जहाँ तक संस्कृत के पेपर आपने देखे हो, चाहे आपने KVS का पेपर अभी दिया हो, किसी का भी पेपर अगर आपने दिया हो, एकलव्य EMRS का पेपर दिया हो, हर प्रकार की परीक्षाओं में जो प्रश्न देखे मैंने, वो लगभग 23 प्रकार के प्रश्न देखे। 23 प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको पहले से ही पता हो कि भाई मेरे सामने आने वाले प्रश्न का स्वरूप इन 23 में से कोई एक रहने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा एक आत्मविश्वास आपका रहेगा। पहले जिन रास्तों से आप गुजर चुके हैं, उन रास्तों में दोबारा जाने में आपको दिक्कत नहीं आती है ना? क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ हम जाएँगे, यहाँ थोड़ी कठिनता रहेगी, हमें ये समस्या हो सकती है, तो उनको पहले ही हम दिमाग में लेके चलेंगे। तो बिना किसी समय के मैंने जो टाइटल दिया है, 23 प्रकार के प्रश्नों के तरीके जो पूछे गए प्रश्नों में 2009 से 2026 तक। 26 मैंने इसलिए लिखा कि जनवरी में हमारा L1 L2 का पेपर हुआ था। वो पेपर भी अपने आप में एक अलग विधा का था, और आने वाली परीक्षाओं में कुछ संभावना ऐसी बन रही है। हालाँकि मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि 40% के फोबिया को RPSC ने बहुत कुछ हद तक नियंत्रित करने की कोशिश करी है। एक डर विद्यार्थियों की, एक फोबिया जो बहुत भयंकर तरीके से बैठा हुआ है, एक ऐसी मानसिक पीड़ा, जो मैं भी कई बार बोला था कि शायद RPSC या अन्य संस्थाएँ जो आपकी परीक्षा ले रही हैं, वो इस हद तक आ गई हैं कि आपको नौकरी नहीं देना चाह रही।
किसी परीक्षा में राजस्थान के लाखों बच्चे फेल हो जाएँ, 6-6 बच्चे पास हों, 2-2 बच्चे पास हों, तो कहीं न कहीं मूल्यांकन पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। फिर ये पता चलता है कि शायद देने वाला देना ही नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहा हो। तो शायद आरपीएससी ने या अन्य संस्थाओं ने अब धीरे-धीरे सुधार किया है। अभी जो आपका 31 मई रविवार को फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का जीके का पेपर हुआ, उस पेपर को देखकर यही लगा कि बहुत कुछ सुधारात्मक रवैया इस बार संस्था का रहा है। उन्होंने जो पिछली बार के पेपर दिए थे या अभी जो L1 का पेपर आपने देखा था 5000 पदों पर, जो जीके उसमें जिस स्तर का आया था और जो पेपर आपका 62-64 पेज का था, उसको देख कर के भी यही लग रहा था कि अभी आरएसएस भी और आरपीएससी दोनों ही अजीब तरीके से कॉम्पिटिशन में है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ठगी वाला काम करेगा, कौन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दे सकता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा इस बात में विजयी हो सकता है कि नौकरी देनी नहीं है, परीक्षा ले लेनी है। लेकिन अभी जो वापस पेपर आया स्कूल व्याख्याता का, तो उसमें सभी जितने भी हमारे आदरणीय विद्वान समाज के शिक्षक हैं, साथी लोग हैं मेरे, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यार वो 40% वाला जो फ़ोबिया है, वो ऐसा अब नहीं है। प्रश्नों के जो थे, जैसे पीछे प्रश्न आए कूट वाले हैं या जो भी कथन कारण वाले प्रश्न हैं, 5-7 प्रश्न 10 प्रश्नों में लेकर के उसने ऐसी चीज़ें रखी। बाकी प्रश्नों को ऐसा रखा कि अगर आप पढ़ के गए हों, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जो जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से पेपर को हल भी किया होगा। पेपर सरल नहीं था, पेपर सामान्य नहीं था, पेपर विशेष ही था और पेपर हमेशा विशेष ही होते हैं, चाहे सरल हो तब भी विशेष ही होते हैं। लेवल अच्छा था पेपर का, जैसा कि विद्यार्थियों से मैंने बात करी और विद्यार्थियों ने अपने अनुभव बताए। लेकिन ये अच्छी खबर है, इसलिए आगामी संस्कृत का पेपर होने वाला है 3 तारीख को, तो बच्चों को और भी अच्छा और संस्कृत वालों को भी मैं ये कहूँगा कि आप भी उस पेपर को ध्यान में रख कर के अब अपने हिसाब से जाइए। थोड़ा मानसिक जो बोझ एक भयंकर लेके चलें, गुरुजी 40% कैसे होगा? अगर उठ कर के ही परीक्षा देने जा रहे हो, तो कैसे होगा? अगर एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा बोझ कि मेरे 40% नहीं हो पाता, इस वजह से मैं हूँ, जीके का एक बहुत बड़ा फ़ोबिया है, तो उस फ़ोबिया को थोड़ा कम करिए, क्योंकि पेपर अगर वो आया है, तो सेकंड वाला जो वर्ग का पेपर होगा, वो भी लगभग उसके जैसा रहेगा। तो आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि 40 कैसे होगा? होगा 40, 40 से ऊपर भी जाएँगे आप और सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ अगर आपकी है, तो मेरिट में आपका स्थान भी बनेगा। जितनी मेहनत की हो, उतना रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो वो एक अच्छी बात है और हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं, फिर हमारी मेहनत खराब सी हो जाती है, सब्जेक्ट में आपको इतना अच्छा देते हैं और फिर बाकी जीके में आप फेल हो जाते हो। दिक्कत भी है, पढ़ाने वाला कितना पढ़ाएगा, जीके का ज्ञान असीमित है, सब्जेक्ट भी आपके उसमें 7-7 सब्जेक्ट हैं, हर चीज़ को आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग हर चीज़ पढ़नी है। और अब जीके का आपका होना है और आगे जो संस्कृत के पेपर स्पेशली और ये जो प्रश्नों के प्रकार है जीके में भी ऐसे ही देखा। पर मुझे संस्कृत का विशेष, मैं शिक्षक शिक्षार्थी हूँ, तो मैं इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ना चाह रहा था। इसलिए मैंने सिर्फ संस्कृत के ही पेपर को ध्यान में रख कर के चर्चा की है। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं और आप लगातार मेरे साथ जुड़िएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा ताकि क्लास का टाइम कम रहे, क्योंकि परीक्षाओं के जो है समय है, आपका ज़्यादा वक़्त लेना ठीक नहीं है। प्रश्नों के प्रकारों में देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न अपना देखते हैं, सरल प्रश्न जिसको मैं बोलता हूं, सरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक लाइन का प्रश्न, सीधा उत्तर, उसको हम बोलते हैं सबसे पहला सरल प्रश्न। यानी प्रश्नों के प्रकार में जो सबसे ज्यादा बहुतायात से अगर कोई प्रश्न आपको देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें आता है आपका सरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस लाइन का मतलब है कि जो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आता है, जिस प्रश्न को पढ़ने पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न होता है, जिसको हम बोलते हैं सरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको जैसे ही प्रश्न को पढ़ते हो सामने उत्तर दिखता है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप सरल है तो बहुत ही सरल है और आपको तो आ ही रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मेरा मतलब ये है इस प्रश्न का कि ऐसे प्रश्न को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें मतलब छोटा होता है, ये साइज में बहुत छोटा होता है, आकार में ज्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए नंबर पहला जो प्रश्न कर रहे हैं, सरल मतलब सामान्य, छोटा प्रश्न भी बोल सकते हैं उसको, लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोला जाता है। जैसे सेकंड ग्रेड 2010 का पेपर है, अलग अलग पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए ताकि मैं ये दिखा सकूं कि केवल एक ही पेपर का विश्लेषण मैंने नहीं करा है। 2009 से लेकर 2026 तक के पेपर को मैंने देखा है, तो सभी पेपर से मैंने कभी 23 से उठाया, कभी 22 से उठाया, कभी 18 से उठाया, कभी 13 से उठाया, कभी फर्स्ट ग्रेड का उठाया, कभी सेकंड ग्रेड का, तो कभी थर्ड ग्रेड का, तो कभी L1 L2 का, अभी जो थर्ड ग्रेड का हुआ, ताकि आपका ही भरोसा हो कि सर अलग अलग पेपर का पूरा विश्लेषण करके ही आप हमारे सामने रखो। जैसे 2010 के पेपर में संस्कृत नाटक का नाम प्रारंभिक रूपम दृश्यते, सामान्य प्रश्न है कि नाटकों का सबसे पहला रूप कहाँ दिखाई देता है, सीधा उत्तर है आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। तो इसमें आपको देखना था, छोटा ही प्रश्न है, छोटे ही ऑप्शन है और उत्तर दिशा की ऋग्वेद में, भाई सबसे पहले ऋग्वेद जो है संवाद सूक्तों में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही साहित्य का प्रश्न है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। यज्ञ का नाम कौन सा है, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ होता है। इसी प्रकार से कोई अन्य प्रश्न जैसे आपका व्याकरण का है ना, बिल्कुल छोटा प्रश्न जिसको हम बोलते हैं कि 7 सूत्रेण निष्पादितम पदम, 7 सूत्र के द्वारा कौन सा शब्द निष्पादित होगा, यानी 7 सूत्र के द्वारा संधि का कौन सा प्रश्न बनता है। तो इष्टुत संधि निषेध का जो है प्रश्न विष्णु, तो यहाँ प्रश्न दिखा है, तो वो है छोटा प्रश्न, लघु प्रश्न, सरल प्रश्न। सरल तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसको वैसे लघु कहना चाहिए था, छोटा प्रश्न कहना चाहिए था। छोटी जो है ज्यादा बड़ा वाक्य नहीं है
और उत्तर भी सीधा है। अगर आपको उत्तर आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। लघु प्रश्न है, लेकिन ये नहीं है कि लघु प्रश्न सरल होता है, इसलिए इसको अपन कहेंगे छोटा प्रश्न। लघु हो, छोटा है, लेकिन सरल या कठिन दोनों हो सकता है, औसत हो सकता है। जैसा कि पिछली बार 2025 के फर्स्ट ग्रेड में मैंने देखा कि प्रश्न छोटे थे लेकिन बहुत जटिल प्रश्न थे, यानी छोटे प्रश्न थे लेकिन बहुत कठिन थे। 2018 का सेकंड ग्रेड का पेपर ऐसा था जो बिल्कुल सीधा पेपर लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आए थे, लेकिन जी ललचाए रहा ना जाए, इतने ललचाने वाले प्रश्न थे कि बच्चे बिना करे रहे भी नहीं, सारे पेपर को हल करके आ गए और बहुत कुछ गलतियां करके आ गए। दूसरा जो आप देखोगे प्रश्नों के प्रकार में, वो है हमारे सामने क्रम संबंधी प्रश्न। क्रम संबंधी प्रश्न का मतलब है कि आपको बकायदा क्रम के अनुसार जमाने के लिए, क्रम के अनुसार चयन करने के लिए आदेश दिया जाता है कि भाई कोई चीज एक्स प्रश्न है, जैसे पिछली बार 2025 के फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न था, हालांकि विवादों में रहा। उसने हमसे पूछा, जैसे क्रम का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, जैसे इसने पूछा कि चतुर्णाम वेदानाम क्रमः अस्ति, 4 प्रकार के जो वेद हैं उनका क्रम क्या है। तो यहां ऐसे प्रश्नों में आपको बकायदा 4 वेदों के नाम मात्र का पता नहीं होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले ऋग्वेद है, फिर आपका जो है सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो वो जो क्रम है ना आपका, ऋक साम यजु और अथर्व, तो ऐसा करके हमको क्रमशः जो वैदिक उत्पत्ति के संदर्भ में है, इस प्रश्न में विवाद था इसलिए इसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन आज भी मैं अटल हूं। आंसर की आई थी पहले ये, हमने आपत्ति लगाई, शायद डिलीट भी हुआ। तो ऋक साम यजु और अथर्व, ये जो क्रम होता है, पढ़ने की सुविधा से हम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद करते हैं, वो बात अलग है। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि क्रम संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्रम आपके 4 पुरुषार्थ में भी हो सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में हो सकता है, 4 आश्रमों में हो सकता है, विवाह संस्कार जो होते हैं आपके 8 प्रकार के विवाहों का क्रम हो सकता है, 16 प्रकार के संस्कारों का हो सकता है। इतना ही नहीं, संधि का क्रम L2 L1 में पूछा भी कि संधि के क्रम से बताइए, उदाहरणों को जमाइए। समास के क्रम आपसे पूछ सकता है। साहित्य की दुनिया में बहुत सारे जो महाकवि हैं, उनके जन्म समय को लेकर क्रम पूछता है। क्रम आरोही अवरोही समय के अनुसार हो सकता है, छोटे बड़े के अनुसार हो सकता है। किताबों में ग्रंथों के नामों में क्रम पूछा जाता है, जैसे व्रतत्रयी का क्रम क्या है, लघुत्रयी का क्रम क्या है, ब्रह्म प्रस्थान त्रयी का जो है क्रम क्या है, योग त्रयी का क्रम क्या है। ऐसे बहुविध प्रश्न साहित्य व्याकरण इत्यादि में, शिक्षण विधियों में हालांकि इस बार प्रयोग किया था कि शिक्षण विधियों को क्रम से जमाओ, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं था, क्योंकि क्रम जहां सार्थक हो वहीं होता है। हर जगह ऐसा नहीं है कि संस्कृत शिक्षण की विधियां व्याकरण शिक्षण की विधियों को क्रम से जमाने का प्रश्न आया था, वो बिल्कुल कोई आधार नहीं था, इसलिए उस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। तो ऐसे प्रयोग बहुतायात से, जैसे आपके शिक्षण विधि में प्रश्न हो सकता है कि हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, प्रयोगात्मक इत्यादि, तो इनको क्रम से जमाइए। 4 कौशल हैं भाषा के, श्रवण भाषण पठन लेखन का, हमेशा क्रम आता है। क्रम संबंधी प्रश्न का भी लगभग लगभग 1-2 प्रश्न बनते हैं, और कई बार हमें चीजें याद होने पर, 4 वेदों के नाम याद है लेकिन क्रम का ध्यान नहीं है, 4 पुरुषार्थ याद है लेकिन क्रम का ध्यान नहीं है। तो ऐसे प्रश्न साहित्य व्याकरण शिक्षण विधियों में क्रम संबंधी आते हैं, जिसमें आपको धैर्य से देखना होता है ऐसे प्रश्न को हल करते समय, क्योंकि पहला जो लघु प्रश्न है उसमें तो क्या ही बताना, सीधा है, आपको आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। फिर भी ऑप्शन से दिमाग लगाना चाहिए, उल्टा सीधा सोचना चाहिए, दिमाग को थोड़ा आराम दे करके धैर्य से प्रश्न हल करना चाहिए। क्रम संबंधी प्रश्नों में आप एक काम किया करें, जैसे आपको ये पता है कि ऋग्वेद तो सबसे पहला ही है, तो हमेशा इस क्रम से चला करो आप। अब इसमें तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऋग के बाद में जैसे साम आना चाहिए था, तो ऋग साम यजुर अथर, तो जैसे आपको पता चले ऋग के बाद साम है तो बाकी साम किसी में नहीं है, तो ये उत्तर अपना कंफर्म हो गया। अगर आगे तीसरा क्रम याद ना हो तो भी काम चल जाता है। बच्चों को मैं बताता हूँ हल कैसे किया जाता है। अगर मैं इस प्रश्न को हल करता हूँ, जैसे आपने कई बार देखा होगा पेपर सॉल्यूशन हम लोग जो टेस्ट सीरीज लिए थे अभी 11 की, तो हमेशा मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई करता हूँ कि ऋग्वेद पहला, तो मैं से काट देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ दूसरा साम है तो ठीक है, अथर्ववेद नहीं हो सकता, यजुर्वेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, तो ऐसे करके मैं 3 ऑप्शन काट दिए, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मुझे आगे तीसरे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न पर विवाद था, कई के दिमाग में चल रहा है गुरुजी ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, मैं फिर कह रहा हूँ ऋग साम यजु छंदांसी मतलब अथर्ववेद, ऐसा ही क्रम है, तो इस प्रश्न पर ज्यादा वो नहीं करेंगे। अब मैंने जो बाकी उदाहरण दिया वो क्रम संबंधी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अब क्रम संबंधी प्रश्नों में ऐसे ही एक नया प्रयोग और हुआ, जिसमें कूट संबंधी प्रश्नों के माध्यम से क्रम पूछा गया। एक तो सामान्य क्रम होता है नॉर्मली कि इनके क्रम से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक नया प्रयोग क्या देखने को मिला, जैसे लिख धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप क्रमशः बताइए कैसे आएंगे, यानी धातु रूपों में, शब्द रूपों में विभक्ति संबंधी क्रम पूछा। ऐसे ही मुझे याद है कि प्रत्यय संबंधी भी क्रम पूछा था, कि अक्तवतु प्रत्यय संबंधी जो शब्द रूप बनते हैं आपके, जैसे पठितवान, पठितवंतो, पठितवंत है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, तो ऐसे में क्रम संबंधी प्रश्न पूछा। तो आपको ऐसे लकार संबंधी, ऐसे आपको विभक्ति संबंधी, वचन संबंधी, अन्य और भी बहुत सारे क्रम संबंधी, इसके अलावा जैसे कई प्रकार के प्रत्ययों के नाम लिखा और कहा कि इन प्रत्ययों के क्रम से बनने वाले शब्दों का क्रम के हिसाब से चयन कीजिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। समास के नाम डाल दे और नीचे उदाहरण डाल दे और कह दे कि ऊपर जो समासों के नाम है उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के क्रम से नीचे जो उदाहरण दिए हैं उनके क्रम को सेट कीजिए, तो ऐसा किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है।
ठीक है। जैसे इसने दिया भाई लिखित धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप कैसे बनेंगे, तो सॉरी लिट लकार है, तो लिट लकार में लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिशंति करके 9 रूप बनते हैं। इसने 5 दिया तो पांचों को जमाने का एक ऑप्शन आपको छांटना पड़ा, तो ये भी एक प्रकार से क्रम का ही हो गया। शब्द रूपों में जैसे यश युष्मत शब्द है तो उनका विभक्ति के क्रम से बताइए कैसे जमाओगे, ये भी क्रम संबंधी प्रश्न हो गया कि विभक्ति क्रम में आपको सातों विभक्तियों के तीनों वचन ध्यान में रखने पड़ेंगे। 7 विभक्तियों में सातों तो दिया नहीं, सारे शब्द रूप आएंगे नहीं, लेकिन जो सामने दिए हैं उनको विभक्ति से जमाना पड़ेगा कि भाई ये द्वितीय विभक्ति में जा रहा है, ये आपके प्रथमा में जा रहा है, ये आपका द्वितीय बहुवचन में, देखो ये भी द्वितीय द्वितीय लेकिन एक वचन बहुवचन, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो ऐसे भी प्रश्न चाहे प्रत्यय में हो, समास में हो, चाहे अन्य किसी अन्य विधा में हो, किसी भी प्रकार से ऐसे भी प्रश्नों को क्रम से ढाला जा सकता है। तो सामान्य क्रम के हिसाब से पूछा, एक आपको ऑप्शन में डाल करके फिर नीचे क्रम देने के लिए कहा तो ऐसे प्रश्नों का भी ट्रेंड इस बार विशेष आया था। इससे पहले तो जो मैंने आपको ऊपर उदाहरण दिया वैसा ही क्रम पूछा गया था। जैसे मैं कह रहा था कि देखो प्रत्यय में भी एक प्रयोग किया गया था कि ग्रह धातु है उससे अक्तवतु प्रत्यय करोगे, उससे फिर आप विभक्ति रूप चलाओगे पुल्लिंग, जैसे इसमें पुल्लिंग के रूप दिए थे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भी हो सकते थे, नपुंसक के भी हो सकते थे। तो अब जैसे आपने बना लिया गृहीतवत मूल शब्द बनता है, फिर ग्रहितवत शब्द के आपको रूप चलाने पड़ेंगे बकायदा। इसने दिया चतुर्थी वाला रूप दिया, पंचमी षष्ठी या बहुवचन द्वितीय का दिया, तृतीय एक वचन दिया, प्रथमा का एक वचन दिया, यहाँ द्वितीय का एक वचन दिया, फिर आपको विभक्ति के हिसाब से नीचे दिया कि इनका क्रम विभक्ति के हिसाब से क्या रहेगा वो आपको छांटना पड़ा। और देखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष होता है, उसके भेद होते हैं 6, द्वितीय तृतीय तत्पुरुष, प्रथमा तत्पुरुष भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने डाला कि नहीं डाला, इसने नहीं डाला, लेकिन प्रथमा तत्पुरुष समास भी हो सकता था, यहाँ कृष्ण सर्प भी डाल सकता था। अब इसने क्या किया, यहाँ सप्तमी का उदाहरण दिया, तृतीया का दिया और पंचमी का दिया, है ना अच्छा षष्ठी का दिया और द्वितीय का दिया, और आपसे कह दिया कि आप इनको क्रम से जमाइए। तो ऐसे क्रम संबंधी प्रश्न, जैसा कि मैं कह रहा था संधि का भी पूछा था कि स्वर संधि के उदाहरणों को क्रम से जमाओ। हालांकि इस प्रश्न में इसको मैंने कहा था कि डाउट में ही प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से पूछना चाह रहे हैं, अष्टाध्यायी के हिसाब से, लेकिन पूछ लिया तो पूछ लिया कि भाई जो संधि का क्रम है स्वर संधि का, जैसे आप दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण आदि ऐसे पढ़ते हो, दीर्घ संधि इत्यादि जो भी है, तो उसमें आपको इस क्रम से जमाना है। तो ऐसे प्रश्न समास में, संधि में ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे, प्रत्यय के प्रयोगों के आधार प्रश्न पूछ सकता है। इतना ही नहीं, माहेश्वर सूत्रों में क्रम आता है, स्वरों में क्रम आता है, व्यंजनों में क्रम आता है, तो ऐसे बहुविध क्रम वाले प्रश्न भी आपसे किए जाते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्रों में पूछा था कि ये जो सूत्र हैं इनको क्रम से जमाइए, पहले कौन आएगा, अयुण रेल ऋग इत्यादि करके, तो माहेश्वर सूत्रों का प्रश्न भी पूछा था इसी प्रकार से साहित्य में बहुत प्रश्न है ऐसे। महाभारत के पर्वों का क्रम पूछ सकता है, अलग अलग नाटकों के अंकों के नामों के क्रम पूछ सकता है, अलग अलग महाकाव्य में सर्गों के अंक पूछ सकता है, रामायण में जैसे कांड थे तो L1 L2 के पेपर में, जैसा कि इसमें लिखा भी है बराबर में ये प्रश्न अपने पास में था, तो इस प्रश्न को भी जैसा कि पूछा आपसे कि बताइए रामायण के जो कांड हैं उन कांडों को आरंभ से लेकर के, आरंभ जो पहले है उसको पहले रखो, बाद वाले को बाद। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड में चौथे पर्व का नाम पूछा हुआ है। तो किसी भी ऐसी जगह जब आपको लग रहा है कि ये नंबर सीरियल साहित्य में चल रहा है, ये नंबर व्याकरण में भी चल रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को वैसे भी दे सकता था, जैसे इन्हीं ऑप्शन को आगे पीछे करके अबसद में भी डाल सकता था, और इसने एक साथ करके फिर नीचे कूट भी दे दिया। ये कूट वाला थोड़ा अलग है मामला, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन हालांकि, पर इस क्वेश्चन में कूट में भी इसने क्रम को फॉलो किया, फिर नीचे आपको ऑप्शन दिया। तो ऐसे उदाहरण क्रम संबंधी प्रश्न आपके बहुत आयात से आ रहे हैं। नया प्रयोग पहले तो क्या होता, लाइन टू लाइन होता था, जैसे पांचों ये कांड हैं, इनके नाम पांच के नाम, फिर पांच नाम, फिर पांच नाम ऐसा देता था। लेकिन 2026 का जो L1 L2 का पेपर हुआ, इसने थोड़ा क्या है कि क्रम भी लिया और साथ में कूट भी डाल दिया। तीसरा देखिए क्या है, क्रम में आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है। हमारे दिमाग में कई बार सीधा क्रम इतना घुसा रहता है कि क्रम का नाम लेते हैं हम सीधा सोचते हैं कि भाई जो पहले है वो पहले रखना है और जो बाद में है वो बाद में रखना है। हम ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ क्रम दिया हुआ है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि क्रम दो प्रकार के होते हैं एक क्रम होता है बाएं से दाएं की ओर, एक होता है प्राचीन से अर्वाचीन नवीन की ओर, एक होता है नवीन से प्राचीन की ओर, एक होता है आरोह से अवरोह, एक होता है अवरोह से आरोह। पता नहीं परीक्षक आपको सीधा क्रम पूछ रहा है कि उल्टा क्रम पूछ रहा है। कई बार क्रम संबंधी उल्टे क्रम के प्रश्नों में आपको एक दिक्कत भी आती है, हमको कई बार यही याद नहीं रहता कि जो पूछा गया शब्द इसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले अगर नॉर्मली क्रमशः पूछ रहा है, क्रमशः, है ना, तो वहां समझ जाइए कि इसका मतलब सीधा सीधा क्रम पूछ रहा है, तो हमको 0 से 1 2 3 4 इस तरह बढ़ना है। अगर वहां लिखा है विपरीत क्रमेण, विलोम क्रमेण, और सबसे ज्यादा जो नोट करिएगा जिनको याद नहीं हो शब्द याद रखना, व्युत्क्रम।
व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टे क्रम से। तो क्रम संबंधी प्रश्नों में जैसे आपको 4 वेदों का क्रम पढ़ा, तो आपने ऋग्वेद से शुरू किया, अथर्ववेद पे खत्म किया, हो सकता है व्युत्क्रम पूछ ले। ऐसे ही प्रश्न पूछा, भाषा कौशलों में सामान्य क्रम पूछा जाता है, लेकिन पिछली बार इस L2 के पेपर का प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस प्रश्न में आपसे प्रश्न क्या किया, इसने पूछा कि भैया उल्टे क्रम से जमाओ। बच्चों के ध्यान में नहीं रहता, उनको लगता है कि हमेशा तो प्रश्न श्रवण भाषण पठन लेखन ही तो आता है ना। तो ऐसे में हम लोग जो है उसी पर पूर्वाग्रह रहते हैं। तो क्रम संबंधी प्रश्नों में अगला जो तीसरा प्रश्न का प्रकार पूछा गया परीक्षाओं में, उल्टे क्रम का पूछा गया। तो व्युत्क्रम का मतलब, विलोम का मतलब, विपरीत का मतलब उल्टा क्रम है। जैसा कि संस्कृत भाषा कौशलानी व्युत्क्रमेण लिखता। अब या तो इनको सभी को ऑप्शन में डाल सकता था, चारों को अ ब स द करके, जैसा कि हमेशा पूछा गया, लेकिन इसने प्रोग्राम सेट किया और कहा उल्टे क्रम से बताइए इस बार। तो उल्टे क्रम का मतलब लेखन, पठन, भाषण और श्रवण, ऐसा करके हमको उत्तर छांटना था। तो ध्यान रखना, क्रम सीधा भी हो सकता है, क्रम उल्टा भी हो सकता है, चाहे चारों कौशलों का समासों में, संधि के उदाहरणों में हो, चाहे रामायण के कांडों में, महाभारत के सर्गों, महाकाव्य के सर्गों में हो, महाभारत के पर्वों में हो। एक्स वाई जेड कहीं पर भी भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार हों, 8 विवाह हों, 4 पुरुषार्थ हों, 4 आश्रम हों, ऐसी जहां जहां आपको लग रहा है कि यार इन सब चीजों में क्रम संबंधी प्रश्न बनते हैं, वहां सीधा क्रम भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के कई सारे प्रयोग आपको परीक्षाओं में, कवियों के कालक्रम को लेकर कहा कि आरोह क्रम से, इसका मतलब जो पुराना है पहले और जो सबसे नया है वो बाद में। लेकिन कभी कभी अवरोह क्रम से भी पूछ लेता है, अवरोह का मतलब जो नया है वो पहले रखिए, जो प्राचीन है वो बाद में रखिए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके क्रम में आपको ध्यान रखना है, सीधा क्रम चलना है कि मुझे उल्टा क्रम चलना है। इसी तरह का देखिए प्रश्न है मेरे पास में, विशेष जो अगले अपने प्रश्न आते हैं व्याकरण में, 2-3 स्पेशल व्याकरण में ही प्रश्न आते हैं वो। जैसे व्याकरण में आपने देखा होगा कि हमेशा तोड़ के जुड़वाता है या जुड़ा हुए को तुड़वाता है, ऐसे प्रश्न आपने खूब देखे होंगे। तो मैंने जितने भी पेपर पढ़े अब तक, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पेपर, 100 पेपर, उन सभी पेपर्स में मैंने क्या नोटिस किया कि व्याकरण में विच्छेद है तो संधि पद पूछता है कि इनको टूटे हुए को जोड़ो, अगर संधि पद दिया तो विच्छेद करके बताओ। या फिर विग्रह दिया होगा, कुछ समास का उदाहरण होगा तो वहां विग्रह दिया होगा, उसको समस्त पूछा और समस्त पद को कहा कि इसका विग्रह करके बताओ। ऐसे ही अगर प्रत्यय का मामला है तो प्रकृति प्रत्यय को तोड़ करके कहा इसका समस्त पद क्या बनेगा, और समस्त पद जो प्रकृति प्रत्यय वाला है उसको तोड़ने के लिए कहा कि इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। जनरली समास के नाम भी पूछे जाते हैं, उदाहरण दे करके भी डायरेक्ट प्रश्न किया जाता है कि बताइए इसमें संधि नाम क्या होगा, बताइए इसमें समास का नाम क्या है, और बताइए इसमें प्रत्यय क्या है या धातु क्या, ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं। लेकिन वो प्रकृति प्रत्यय विभाजन और संयोजन दोनों ही रूपों में पूछा जाता है। संधि में विच्छेद और संधि होती है, समास में समस्त और विग्रह होता है, और प्रत्यय के प्रसंग में या उपसर्ग संबंधी प्रश्न भी आप यहाँ कर सकते हैं। बाकायदा उपसर्ग भी दिया जाता है कई में, आप चाहें तो यहाँ उपसर्ग का भी कर सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है आप सबको पेन लेके बैठना चाहिए था। आप चाहे तो यहाँ पर ये भी जोड़ सकते हैं कि भाई गुरुजी उपसर्ग और धातु, ठीक है, या प्रत्यय एक ही बात है, प्रकृति प्रत्यय जो भी कहना चाहो, एक ही प्रकृति धातु ही है यहाँ पर। तो इसको कई बार क्या करता है, समस्त करवाता है, और जो समस्त दिया होता है उसका बकायदा कहता है कि इसमें प्रकृति उपसर्ग जो है उसको छांटिए और धातु जो प्रकृति है उसके बारे में बताइए। तो ऐसा भी आप डाल सकते हैं। ये वहां वहां पॉसिबल है जहां पर किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति दिखाया जा सकता है। तो व्युत्पत्ति के प्रसंग में जहां जहां आपको लगता है कि संधि समास संधि उपसर्ग इत्यादि प्रक्रिया संपन्न हुई है स्पेशली ग्रामर में, तो ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। जैसे पूरे तो मैंने नहीं लिए लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, जगद है। अब आपको दे दिया इसमें समस्त प्रकृति और प्रत्यय का योग, तो इसने प्रकृति प्रत्यय का समस्त पद देकर कहा कि इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन कीजिए। इसका मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं, इससे आपसे ये जानना चाह रहा है कि इसमें धातु प्रत्यय का नाम क्या है। फर्स्ट ग्रेड 2025 का ही प्रश्न लिया मैंने, अध धातु से अक्त प्रत्यय किया, तो देखो ये इसने जुड़ा हुआ प्रत्यय का रूप दिया धातु और प्रत्यय का, और इसको प्रत्यय और इसमें तोड़ने के लिए कहा धातु में। ऐसा ही प्रश्न है जैसे संधि में, शिवो और छे समस्त संधि पद है, लेकिन उसको कहा कि इसका विच्छेद करके बताइए। तो शिवो और छे का हमें संधि विच्छेद करना है, ग्रेड 2 का 2025 का प्रश्न है जैसे, तो आपने शिवस प्लस अर्चेस को तोड़ दिया। ऐसे ही आपको प्रत्यय में भी जुड़ा हुआ दे सकता है, जैसे ऊपर जगदह में दिया वैसे नीचे संधि वगैरह में और देखिए, इसका संधि विच्छेद पूछा, ऐसे ही जैसे पेष्टा का पूछ रखा है इसने, तो पेष्टा में भी आपको क्या करना है, पेश प्लस ता। तो जैसे इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पेश प्लस ता। ग्रेड 2 के 2024 का प्रश्न इसमें मैंने लिया है। ऐसे ही आपसे वो समास करके समास का विग्रह पूछ सकता है, संधि का विच्छेद पूछ सकता है। समास विग्रह में सर्वाधिक पूछा गया जो विग्रह है चंद्रशेखर और जलजाक्षी, ये मीनाक्षी जो आते हैं सबसे ज्यादा आते हैं परीक्षा में। जैसे ग्रेड 2 की परीक्षा में 2024 का प्रश्न था कि जलजाक्षी का समास विग्रह क्या होगा, तो फिर बाकायदा समस्त पद दिया और आपसे पूछा जलजे इव अक्षिणी यस्यासा, ऐसा करके हमें। यहाँ मैं प्रश्नों के उत्तर पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ प्रश्न के प्रकार की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए उत्तर की अपेक्षा भी मुझसे नहीं करें आप। और ये सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए हैं आपको, तो अलग चीज कुछ है नहीं।
इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे प्रश्नों के अलग तरीके हैं। जैसे मैंने आपसे पहले जगदह कहा, जगदह जुड़ा हुआ था, तोड़ने का प्रश्न था। 2023 का संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है, सेकंड ग्रेड का। ऊपर हेडिंग थी, मैंने साथ के साथ ले ली। अब आप देखोगे यहाँ इस पेपर में, देखो बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिख जाएंगे आपको। स्त्री प्लस अक्त है, मैं समझता हूँ शायद दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, ये रहा। तो श्री प्लस अक्त, देखो ये प्रकृति और प्रत्यय टूटा हुआ था, आपसे कह रहा है इसको जोड़ के बताओ। तो यहाँ पर शीर और न करके शीर्णय बनता है, तो ये शीर्णय पद इसका बना। इसका मतलब प्रकृति प्रत्यय टूटा हुआ, उसको जुड़वाएगा। विग्रह देगा, समस्त बनवाएगा। संधि विच्छेद करके देगा, समस्त करवाएगा। उपसर्ग और धातु देगा अलग, उसको समस्त करवाएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजें प्रश्नों में पूछी हुई है बकायदा। तो ऐसे प्रश्नों में भी आपको ध्यान रखना है। और देखो क्रम संबंधी प्रश्नों में मैं लगे हाथ ऐसे बात कर लेता हूं। वैसे क्रम संबंधी प्रश्नों में ऐसे भी क्रम पूछे गए हैं कि राजन शब्द का क्रमशः चतुर्थी पंचमी सप्तमी एकवचन का क्या बनेगा। ये भी एक प्रकार का क्रम ही है। हालांकि मैं वहां लेना चाह रहा था, लेकिन समझ जाएंगे अब क्रम संबंधी प्रश्नों में क्रम क्रम ही होता है, बहुत सारी जगह पूछा जाता है। अब जो ये प्रकृति प्रत्यय संयोजन और विच्छेद की बात कर रहे हैं, ये शब्द रूप धातु रूप में भी आपका हो सकता है। जिस शब्द रूप में देखिए क्या दिया बकायदा, सखी प्लस गी दे दिया। एक तो पूछता है कि सखी शब्द का सप्तमी एकवचन में बताइए। कोई जरूरी है ऐसा पूछूं? मैं नहीं पूछना चाहता राजन शब्द का चतुर्थ एकवचन क्या बनता है। मैं आपसे डायरेक्ट दूंगा कि राजन प्लस गे बराबर क्या बनेगा। अब आपको समझ होनी चाहिए कि गे प्रत्यय कहाँ आता है, चतुर्थ एकवचन में आता है तो वहां क्या बनेगा। यहाँ सप्तमी एकवचन में गे प्रत्यय आता है तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेड 2 का प्रश्न पूछा हुआ आपसे, तो ये भाई यहाँ क्या बनेगा। तो ऐसे धातु में भी हो सकता है, आपसे बकायदा दे दे कि पट धातु प्लस और कोई भी जी प्रत्यय लगा देगा, तस लगा देगा, लब से त लगा देगा और बकायदा वचन लकार आगे कह देगा। तो ऐसे आप शब्द रूप धातु रूप से लेकर के संधि समास प्रत्यय इत्यादि कहीं पर भी इस प्रकार का प्रश्न जोड़ने का तोड़ने का देखेंगे तो एक ऐसा प्रश्न भी आपका बहुत ऐसे पूछा जाता है। इसी प्रकार से जैसे देखो संधि का विच्छेद करवाया तो विच्छेद का संधि करवाता है। पचेते इमो दे दिया, संधि विच्छेद दिया, कहा संधि करो। यहाँ प्रकृति भाव है तो जैसा है वैसा ही रह जाता है। 2022 का सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। मैंने कहा ना, देखो प्रकृति प्रत्यय में धातु और प्रत्यय को भी जुड़वाता है, कई बार उपसर्ग को भी जुड़वाता है। तो ऐसे में उप प्लस क्री अक्तवा जुड़वाया, हमें पता है कि अक्तवा को लेप आदेश हो जाएगा तो प्रकृति बन जाएगा, तो ऐसे संयोजन करवा देता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जो है बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछता है, बहुत सारे प्रश्न आपसे करता है, और भी मैं आगे लेके चलता हूं। अब हमारे पास में जैसे अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति। पांचवा जो प्रश्न है अपना वो है रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न। ये रिक्त स्थान पूर्ति सिंपल एक वाक्य में भी दिया जा सकता है। नॉर्मली एक वाक्य दे दिया, उसमें खालिस्तान छोड़ दिया, नीचे से छांटना पड़ेगा आपको, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा होता है कि कई बार चारों ऑप्शनों में ही खालिस्तान छोड़ देता है, 4 वाक्य लिखता है और चारों वाक्य की खालिस्तान की पूर्ति आगे वाले देता है और ये कह देता है कि इसमें कौन समीचीन है नहीं है, रिक्त स्थान पूर्ति के हिसाब से आप उसको छांटिए। ऐसा भी हो सकता है कि 4 वाक्य देकर के बराबर में 2 तालिका रूप में दे दिया और कह दिया कि ये जो वाक्य लिखे हैं और इनकी जो रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है, इनके बराबर में से वो उनको जमाइए, तालिका को संयोजन कीजिए, किसके रिक्त स्थान में कौन जाएगा। ऐसे 3-4 प्रकार के प्रश्न बहुत ऐसे देखने को मिलते हैं। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि भाई एक ऊपर किसी विशेष शब्द का, जैसे कोई संधि पद, समास पद या उपसर्ग युक्त पद या अव्यय का नाम दे दिया और कह दिया खलु अव्यय के द्वारा कहां पर रिक्त स्थान पूर्ति करना संभव है या नहीं है, ऐसा भी दिया जा सकता है। कहां सने का प्रयोग ठीक नहीं है तो चारों वाक्य दे दिए जाएंगे, उनमें खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ नॉर्मल सा प्रश्न अगर आता है, ग्रेड 2 का 2022 का प्रश्न है कि समुचित अव्यय के प्रयोग से रिक्त स्थान की जो है पूर्ति आपको करनी है। जैसा कि मैं कह रहा था भाई, तालिका रूप में भी रिक्त स्थान दिया जाएगा। 4 वाक्य दिए बकायदा, इन चारों वाक्यों में इन चारों में से कोई ना कोई इधर उधर अदला बदली करके भरा जाएगा, तो इसने तालिका रूप में दे दिया। तो यहाँ पर जैसे चिरम का प्रयोग कौन से वाक्य में जाएगा, पुनः का किस में जाएगा, अत्र का किस में जाएगा, धिक का तो आपको क्या है, इनको मिलाना है। मिला करके इसके बाद में नीचे दिया गया कूट है। ये पहले भी आते थे कूट, ऐसी बात नहीं है, बस कूट का इतना सा है कि पहले ये सब बीच में लाइन नहीं डालता था कि अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचितम विकल्पम चिनुत, एक एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा देता है। बाकी कूट ये तालिका तो पहले भी आई रही थी प्रश्न में। तो एक तो रिक्त स्थान पूर्ति का थोड़ा बड़ा प्रश्न जो बनता है, थोड़ा धांसू वाला, वो ये बनता है। इसके अलावा कभी सामान्य रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न भी वो कर देता है। जैसे नॉर्मली प्रश्न है गच्छतु भवान खालिस्तान दर्शनाय और कह दिया कि यहाँ उचित अव्यय के द्वारा इन चारों में से कौन आएगा। कभी उसका मन करता है कि एक ही प्रश्न में मुझे बहुत सारी सूचनाएं डालनी है, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न डालने, 5 प्रश्न डालने, तो वो इस तरह की तालिका का सहारा लेता है। कभी कभी वाक्य का सहारा लेता है तो 5-6 वाक्य बना करके नीचे कूट दे देता है। सिंपली उसको लगता है कि ठीक है अब कर देते हैं, नॉर्मली है, इसमें बच्चे अटक जाएंगे, तो ऐसे भी रिक्त स्थान पूर्ति में एक सिंपल वाक्य भी आपको दिया जा सकता है। ये अव्यय में दिया जा सकता है, संधि पदों में दिया जा सकता है, समास में दिया जा सकता है, ये कहीं पर भी दिया जा सकता है, साहित्य में दिया जा सकता है, सूक्ति में दिया जा सकता है, ये अलंकार में दिया जा सकता है, छंद अलंकार के लक्षणों में दिया जा सकता है। ये किसी भी प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग में रिक्त स्थान पूर्ति दिया जा सकता है। रिक्त स्थान पूर्ति संज्ञा प्रकरण से लेकर के पूरे सिलेबस में कहीं पर भी आराम से आप रख सकते हैं।
कोई श्लोक है प्रसिद्ध, कोई कारिका है प्रसिद्ध, कोई भूमिका है प्रसिद्ध, कोई मंगलाचरण है प्रसिद्ध, कोई सूक्ति है, कथन है, किसी की प्रसिद्धि है, कुछ भी ऐसी लाइन जो बहुत प्रसिद्ध है, काव्यसु नाटकम, खालिस्तान छोड़ दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी। जैसे यहाँ देखिए अन्य अन्य प्रश्न हैं बहुत सारे, देखो ये दे रखा है सांख्य कारिका का भी प्रश्न मैंने देखा है, तो ये संघार्थ प्रातत्वा त्रिगुणादि विपर्यात खालिस्तान केवल्यार्थम प्रहते, ऐसा करके भाई किसकी शुद्धि की जाती है, जो प्रकृति पुरुष इत्यादि आप पढ़ते हैं तो उनकी सिद्धि में जो 5 कारण है उनमें से एक को खालिस्तान छोड़ दिया इसने, या ये बता दिया भाई ये किसकी सिद्धि के लिए कहे गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि खालिस्तान का प्रयोग व्याकरण, साहित्य, शिक्षण विधि किसी में भी किया जा सकता है। जैसे नॉर्मली एक लाइन लिख दी उसमें किसी की, जैसे या भाषा पाठनीय सा संस्कृत भाषा माध्यमे पाठनीय तदा सा खालिस्तान विधि उच्यते, ऐसा करके दे दिया, उस विधि को हम ये कहते हैं, फिर नीचे आप छांटेंगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक पढ़ाते हैं आपको, व्याख्या के 6 शिक्षण विधियों में आते हैं, संज्ञा माहेश्वर सूत्रों में भी आपको पूछ सकता है खालिस्तान दे करके, 6 वेदांगों के निरूपण में किसी वेदांग को खालिस्तान छोड़ के, ऐसे कोई भी प्रश्न आपको संपूर्ण संस्कृत के पाठ्यक्रम में से ऐसे रिक्त स्थान पूर्ति का बहुतायात से प्रश्न, और ये फेवरेट प्रश्नों में रहा है, तालिका लघु प्रश्न और ये रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न फेवरेट जो है प्रश्नों में रहा है, बहुत पसंद मतलब करते हैं लोग इसको। इसके बाद में देखिए जो अगला है वो है अपना अंडरलाइन वाला मामला, 5 हो गए ना। छठा जो पूछा जाता है अपने से प्रश्न, वो छठा प्रश्न का जो तरीका है पूछने का, यहाँ लिखा नहीं शायद मैं लिख देता हूं, वो आता है रेखांकित के आधार पर। रेखांकित का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है और उस, या तो देखो पूरे वाक्य में सेंटेंस में दिया जाएगा, या तो केवल एक शब्द ही दिया जाता है। तो शब्द में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन एक पूरा वाक्य लिख दिया जाता है और वाक्य लिख करके उसमें एक पद को अंडरलाइन कर दिया जाता है। रेखांकित पद में मतलब एक सेंटेंस लिखा है इधर आपने, ऐसे कोई भी सेंटेंस यहां से चल के यहां तक सेंटेंस आया और आपने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब इस वाक्य में जो आपका शब्द है उसको आधार बना करके आपसे खूब प्रश्न करता है, ये भी फेवरेट प्रश्नों में रहा है संस्कृत के पेपर में, अन्य पेपर में। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई इसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें वचन कौन सा है, इसमें लकार कौन सा है, इसमें संधि कौन सा है, इसमें समास कौन सा है, इसमें कारक का नियम कौन सा है, इसमें कौन सा सूत्र काम आ रहा है। ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूरी व्याकरण में आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, किसी भी में कहीं पर भी। ये व्याकरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों में फेवरेट प्रश्न होता है। साहित्य इत्यादि में इसका थोड़ा कम प्रयोग किया जाता है ना। बाकी संधि समास कारक प्रत्यय अनुवाद में खूब बहुता ऐसे प्रश्न आता है, अनुवाद में नहीं, अशुद्धि संशोधन में बहुत फेवरेट है कि इसकी जगह शुद्ध पद क्या होगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत फेवरेट तरीके में से पूछा गया। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सरस प्लस वती सरस्वती है, तो यहाँ रेखांकित भाग में संज्ञा कौन सी होगी। संयोग का प्रसंग है, ग्रेड 2 2018 का प्रश्न है कि भाई इसमें संयुक्त संज्ञा होती है। ऐसे ही प्रश्न जैसे अध्यापक है, अत्याचार है, साधवा देश है, पित्राज्ञा इत्यत्र रेखांकित स्थानों में संधि कैन सूत्रेण, तो ये जो आपको बकायदा संधि पद दिए और डाल दिए कि जितने भी आपके अंडरलाइन किए हुए प्रश्न हैं, शब्द हैं, इनमें बताइए कौन सी संधि का काम हो रहा है। 2018 सेकंड ग्रेड का ही प्रश्न है। तो ऐसे रेखांकन में नॉर्मल शब्द भी देकर रेखांकन डाल देता है, 4-5 शब्द दे दिए, चारों पांचों में पूछना चाह रहे हैं आपसे, है ना। और इसी प्रकार से देखिए कुछ भी मतलब कुछ भी डाल देता है। सारंगीन जय, देखो इसमें 2-3 काम है, मान लो यहाँ पर भी कुछ पूछना चाहे, कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, तो केवल यही टारगेट किया, एक शब्द के अंदर भी केवल अक्षरों पर भी टारगेट करके अंडरलाइन किया हुआ है। तो एक पूरे वाक्य के अंदर एक शब्द को टारगेट कर सकता है, एक शब्द के अंदर वर्ण समूह को टारगेट कर सकता है, या 4-5 शब्द समूह को भी टारगेट किया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर रेखांकित में संधि कार्य सूत्रम, यानी यहाँ कौन सी संधि है पहले तो आपको सोचना पड़ेगा, और भाई सूत्र संधि है तो कौन सा सूत्र करेगा, तो स्तोष्णाश्चु करेगा। ऐसा ग्रेड 2 के 2018 में रेखांकन संबंधी कम से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे गए, और व्याकरण के प्रश्नों में ही ज्यादा इसको पूछा जाता है क्योंकि ये फेवरेट तरीका होता है। कभी कभी दर्शन आदि में, भाषा विज्ञान, इनमें भी इसका प्रयोग अच्छे से किया जाता है। इसी तरह से देखिए 7वां जो है अपना वो है संगत। यहां से थोड़ा ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये जो अब तक 6 प्रकार के प्रश्न मैंने बताए, ये तो सामान्य हमेशा आते रहे हैं, कोई से भी पेपर आपने 2009 से लेकर अब तक दिया तो चलता रहा। अब एक ट्रेंड चल रहा है आजकल संगत असंगत का, संगत है कि असंगत है, उचित है कि अनुचित है, शुद्धम अशुद्धम वा, है ना, समुचितम वा, समीचीन या असमीचीन, युक्त या अयुक्त। और इसी के साथ मैंने शायद एक शब्द और पढ़ा था, कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है मेरे, लेकिन मैं भूल रहा हूँ। एक और शब्द है मेरे पास, अगर मैं ले आता हूँ क्योंकि मैं नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, आप लोगों के सामने एक दिक्कत और आती है, दिक्कत ये आती है कि आपको कई बार यही समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न में संगत पूछ रहा है कि असंगत पूछ रहा है। उसका बड़ा कारण ये होता है कि अपनी संस्कृत भाषा में अपन वाक्य को जब मिला के पढ़ते हैं तो होता क्या है, कई शब्दों के अंत में हलंत म दिखाई देता है,
और उस हलंत में हमको ये कंफर्म नहीं होता कई बार कि यहाँ हलंत में अ छुपा हुआ है कि नहीं है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी विधा नहीं है या कोई बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी पद को पढ़ोगे और अंत में आपको लगेगा ना, हाँ सम्यक शब्द था, मैं भूलना नहीं चाह रहा था इसको भी, तो वो पूछ लेता है कि सम्यक है। अब सम्यक में देखो, अगर जस्त संधि करोगे तो ग हो जाता है, और अगर नॉर्मली रखोगे तो वो क रह जाता है। आगे देखना पड़ता है क्या है, या फिर आपका पूछेगा असम्यक है। ठीक है, तो क और ग तो जैसे वाक और वाग होता है तो वो तो देखना पड़ता है आगे जस्ट संधि के हिसाब से। सम्यग अस्ति क्योंकि स्वर पर में है तो जस्ट संधि हो जाती है वागी इसकी तरह। अब ये जो शब्द है ना आपके, इन शब्दों में कई बार ऐसा गच्चा खा जाते हो आप, इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको यही नहीं पता चलता कि गुरुजी हमको ये पूछना क्या चाहता है, ये सही वाला छांटने के लिए कह रहा है कि गलत वाला छांटने के रहा है। तो ये जितने भी शब्द हैं देखो, संगत यानी सही है, उचित समुचित सही है, शुद्ध मानी सही है, समीचीन मानी सही है, युक्त मानी ठीक है सही है, सम्यक केवल सम्यक ये जो है ठीक है। ऐसा करके आपसे पूछने का प्रयास करता है। तो आप इन शब्दों को पहले तो समझ लो, इनको एक साथ बैठा लो तालमेल कि समीचीन कहो, युक्त कहो, है ना, उचित कहो, समुचित कहो, संगत कहो, ऐसा मतलब आपको नॉर्मली याद करना है। अब ये जो प्रश्न आपसे करेगा इसमें, ये जो असंगत संगत में जो अ वाला मामला है, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, पदांत में अगर किसी शब्द के लास्ट में मैं है तो याद रखना, अगर वो पदांत का अम इत्यादि का मैं है तो वो हलंत होगा, भ्याम का होगा तो होगा, उसमें अगर अ मिला हुआ है फिर मैं पूरा सुनाई दे रहा है। ये आपको प्रैक्टिस से आता है, इसके लिए आपको हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी पढ़ो प्रश्न को ढंग से पढ़ो, ऑप्शन चारों पढ़ो ताकि दिक्कत ना आए। कई बार चारों ऑप्शन पढ़ने से लगता है कि यार मैं तो सोच रहा था इसमें तो ये संगत पूछ रहा होगा, इसमें तो 3 ऑप्शन में संगत है। ऐसा होता है कई बार, जैसे आपने मान लीजिए गलत को असंगत को संगत पढ़ लिया, आपको नहीं बैठा व्याकरण संबंधी, मान लो आपका अनुवाद कमजोर है, अधिकांश बच्चों के साथ ये दिक्कत है इसलिए कह रहा हूं। और बच्चे अच्छी मेहनत करके जाते हैं लेकिन कहते हैं पेपर ही समझ में नहीं आया, और ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड भयंकर बड़ा है। 2018 2022 सॉरी 2022 के पेपर से, फर्स्ट ग्रेड वाला जो पेपर आया था, सेकंड ग्रेड वाला नहीं, 2022 का फर्स्ट ग्रेड का, उसके बाद से ट्रेंड अच्छा चला है। 2025 में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रश्नों में भी 5 से 7 प्रश्न ऐसे मैंने देखे थे, संगतम अस्ति असंगतम अस्ति, समीचीनम अस्ति असमीचीनम अस्ति, युक्तम अस्ति अयुक्तम अस्ति। तो इन प्रश्नों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सम्यक अस्ति असम्यक अस्ति। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गलती हो जाएगी, फिर आपका चाहे कितना ही ज्ञान धरा रह गया। अब मान के चलिए आपने उसको पढ़ लिया संगत जबकि वहां लिखा था असंगतम। अब आप क्या करोगे, संगत समझ के जाओगे तो आपको संगत, अच्छा प्रश्न क्या पूछ रहा है वो असंगत, तो एक ही ऑप्शन उत्तर होना चाहिए। लेकिन संगत पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा यार इसमें तो 3 उत्तर आ रहे हैं, तो फिर वापस पढ़ के जाओगे, वापस प्रश्न पे आओगे तो आपको लगेगा अरे यार इसका मतलब ये असंगत पूछ रहा है। ऐसा भी कई बार प्रश्नों को हल करते समय लोग दिमाग लगाते हैं और लगाना चाहिए। अब इस संगत असंगत के प्रश्नों को कितनी तरीके से पूछ सकता है। देखो नॉर्मल क्या करता है, ये जोड़े में देता है प्रश्नों को। जोड़ा समझ रहे हैं आप, मतलब एक एक ऑप्शन के अंदर एक छोटी सी चीज लिख के बराबर में डैश करके वो दूसरी चीज लिख देता है। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों ऑप्शनों में भी असंगत चीज को छांटने के लिए कह देता है कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, मतलब ए बस है एक जैसा है, द को छांटिए जो अलग जा रहा हो। इसमें जैसे संधि है, स्वर संधि के 3 उदाहरण दे दिए, एक व्यंजन संधि का डाल दिया, ऐसे अलग अलग प्रयोग होते हैं। पर जो सबसे ज्यादा फेवरेट प्रयोग होता है इसका, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो सबसे पहला प्रश्न नॉर्मली आता है कि 4 ऑप्शन आपको पढ़ना है, इन चारों में से एक कथन गलत है, असमीचीन। तो यहां लिखा है देखो शुद्धम वाक्यम, इसका मतलब ये तो क्लियर है, शुद्धम लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ कोई संधि काम नहीं, शुद्धम साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें तो डायरेक्ट प्रश्न हो लिया कि 4 पंक्तियां देख करके एक कोई शुद्ध है सही है वो देखना है, तो 3 गलत है, उन तीनों गलतों को आपको नहीं देखना है। 2018 सेकंड ग्रेड का प्रश्न था कि सर्वेशाम चतुष्पदाम ज्वलनात् भयम जायते, सभी 4 पदों को ज्वलन से यानी जलने से क्या लगता है, भय पैदा होता है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये थी कि चतुष्पदाम जो प्रयोग है उसके हिसाब से सर्वेशाम इसको छांटना था। बस इतना सा देखता था, चतुष्पदाम सर्वासाम नहीं है, पुल्लिंग शब्द है ये नहीं बनता, बस इतना सा ध्यान रख के इसको उत्तर निकालना था। तो इसका मतलब है कि एक ही कथन को 4 तरह से प्रेजेंट किया और कहा कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही सही है। ऐसा भी हो सकता था कि एक ऑप्शन गलत दे सकते थे, 3 ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अनुवाद वगैरह की प्रक्रिया में अक्सर बाकी सब गलत लिखा जाता है, एक शुद्ध लिखा जाता है। तो 4 लाइन में कोई एक गलत है। अब यहाँ असम्यक, असमीचीन, अनुचित, अशुद्धम ऐसे भी दे सकता था। शुद्ध के हिसाब से शुद्ध है, अयुक्त है, सॉरी युक्त है, समीचीन है, संगत है, ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक तो गया चारों पंक्तियां हैं, एक ही विषय संबंधित है अनुवाद से, मैटर एक है, अर्थ एक, लेकिन उसको तरीके अलग अलग हैं, तो उनमें से 3 तरीके गलत हैं, बाकी एक सही था। दूसरा वही सेम उसी तरह का प्रश्न है, 4 बातें लेकिन चारों बातें अलग अलग होंगी। ऊपर वाले में अर्थ एक ही था, यानी वास्तव में ये कहना चाह रहा था भाई सभी 4 पद जो होते हैं वो जलने से डरते हैं, आग से डरते हैं। अब यहाँ 4 अलग अलग बातें हैं, ग्रेड सेकंड 2025 का प्रश्न है, 4 अलग अलग बातें हैं,
या एक ही छंद के बारे में ये चर्चा कर रहा है। देखो ये कह रहा है सृगधरा के बारे में है, तो अलग अलग तो नहीं है, लेकिन तथ्य अलग अलग है ना। एक सेम पंक्ति का अर्थ नहीं ले रहा, एक ही अर्थ को चार बार नहीं कह रहा, चार अलग अलग अर्थों को चार बार कह रहा है। तो सृगधरा के बारे में कहा एक विंशति वर्ण होते हैं, त्रिमुनि यतियुता कीर्ति तेयम सप्त सप्त सप्तमी यति होती है, और मगण रगण ऐसा करके गण व्यवस्था इसने दे दिया। तो ऐसा प्रश्न आपसे किया, तो इसमें देखो ये कह रहा है, इधर देखो पर ध्यान दो, संगतम नास्ति। अब संगतम नास्ति, हालांकि मैंने अस्ति और नास्ति को लेकर के भी अलग से कहा कि ऐसे भी प्रश्नों के प्रकार हैं जहां अस्ति और नास्ति में भी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जब आपको शुद्धम अस्ति शुद्धम नास्ति ये दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करेगा। जैसे देखो ये कह रहा है संगतम यानी सही, न अस्ति मानी नहीं है, इसका मतलब जो कथन सही नहीं है वो छांटेंगे। तो कौन सा कथन छांटना है? जो गलत है। इस प्रश्न को जहां पर भी शुद्धम अस्ति नास्ति समीचीनम अस्ति नास्ति, इसमें और भी टिपिकल मामला पता कब हो जाता है? आप पढ़ रहे हैं संगतम नास्ति, परीक्षा में क्या पता वो दे देता किम असंगतम नास्ति। जैसे इसी प्रश्न में देखो मैं आपको बताता हूं आपकी जो दिक्कत है ना सबसे बड़ी वो क्या है। तो इस प्रश्न को अगर मैं ऐसा नहीं दूं और इस प्रश्न को मैं अगर ऐसा दे देता तो ये और भी बुरा प्रश्न हो जाता आपके लिए, खोपड़ी खराब कर देता आपकी। अब यहाँ देखो किम असंगतम, तो किम तो भाई मैं हलंत होता है ना, इसका मतलब इसमें अ मिला हुआ है, तो संगतम नहीं है असंगतम है। प्रश्न क्या हो गया? क्या असंगत नहीं है? असंगत मानी गलत, नहीं है मानी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कौन गलत नहीं है, इसका मतलब कौन सही है। जब तक आप इतना धैर्य से प्रश्न के बारे में नहीं सोचोगे दिक्कत हो जाएगी। असमीचीनम नास्ति मतलब कौन गलत नहीं है, अयुक्तम नास्ति कौन गलत नहीं है, युक्तम नास्ति कौन सही नहीं है, मतलब गलत को छांटिए। इसको जब आप नहीं समझोगे तब तक 4-5 प्रश्न गलत होंगे। और L1 L2 का जो ट्रेंड चला है, ऐसा अगर पेपर आता है तो उसके बाद तो और भी समस्या हो जाएगी आपको, इसलिए इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार से देखो एक श्लोक लिख दिया है तो अलग है शायद। ये देखिए अगला प्रश्न है वही ग्रेड सेकंड 2025 का प्रश्न में लेकर आया आपके सामने कि इनमें देखो ये लिखा देखो संगतम नास्ति, संगत मानी सही, नास्ति मानी नहीं है, यानी इसका मतलब जो सही नहीं है उसको बाहर करेंगे, तो जो गलत है उसको बाहर करना है। तो जो सही है वो अपना उत्तर नहीं होगा, जो गलत है वो अपना उत्तर हो जाएगा। अब ये सब चीजें देखो भर्तरी से मिली है लेकिन तथ्य सब अलग अलग है। श्रृंगार, अब ये जो मैं कह रहा था आपको, एक तो लाइनर हो गया, 4 लाइनों में कोई एक लाइन गलत होगी, है ना। चीजें चाहे एक से संबंधित हो, जैसे एक ही अर्थ वाला 4 अनुवाद बता दिया, या 4 एक ही सृगधरा की 4 बातें हैं, अलग अलग छंदों की भी 4 बातें हो सकती थी, अलग अलग दुनिया की भी 4 बातें हो सकती थी। अब संगत असंगत में एक युग्म होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़े का मतलब क्या होगा? जैसे एक इधर तथ्य दे करके डेस करके वो आपसे, ये देखो ये आप देख पा रहे हो, तो इधर कोई चीज है उसका ये कहा, इधर कोई चीज है उसका ये कहा, तो ये जोड़ा होता है। इस जोड़े में आपको कहां तालमेल नहीं दिख रहा वो आपको देखना है। एक तो पूरी लाइन के अर्थ को देखना था, अब आपको जोड़े में देखना है। जैसे श्रृंगार शतक है तो काम विलास का वर्णन है, पंचतंत्र में 5 खंडों में विभाजन है, वैराग्य में अमरूक कवि के द्वारा लिखा गया, नीति शतक विद्या उदारता वीरता का वर्णन है, तो वैराग्य शतक अमरूक कवि के द्वारा नहीं भर्तृ के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे संगत असंगत के सबसे ज्यादा प्रश्न 2025 के पेपर ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में पूछे गए थे। इससे पहले 2009 से लेकर अब तक जितने भी पेपर देखे उनमें जो मैंने संगत असंगत का ट्रेंड देखा वो सबसे ज्यादा ये वाला था। इसका मतलब जैसे यहाँ प्रकृति प्रत्यय करके शब्द जोड़ के दे रहा है, संधि विच्छेद के बाद संधि पद, संधि विच्छेद संधि पद, फिर उनमें देख रहे हैं कहाँ गड़बड़ है, संधि विच्छेद का समास विग्रह देकर के समास पद दिया, समास सब शब्द देकर के आगे संधि का नाम दिया, शब्द देकर समास का नाम दिया, ऐसे जोड़े में कहा और कौन सा युग्म गलत है। तो युग्म में संगत असंगत का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा है, ये वाला ट्रेंड सबसे ज्यादा चला है, शुरू से चला, आर पार हमेशा आया है। ऊपर वाले ट्रेंड अब धीरे धीरे ज्यादा आने लगे हैं, पहले ऐसे नहीं आते थे। इसी प्रकार से देखो यहाँ दा धातु के संदर्भ में मैंने कहा ना जोड़े के रूप में देता है कि आपको कौन है समुचितम नास्ति, समुचित मानी सही, न अस्ति मानी नहीं है, मतलब जो गलत है उसको छांटना है। तो जो सही है वो आपका उत्तर होगा नहीं, ग्रेड 2022 का प्रश्न है। ये देखो यहाँ पर भी वही सेम मैंने कहा कि जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं ऐसे संगत असंगत के वो जोड़े में आते हैं। ये आपका एक जोड़ा है कि ददती के बारे में ये बात सही है क्या, अददु के बारे में ये बात सही है क्या, दत्तात के बारे में ये बात सही है क्या, और दध्या के बारे में ये बात सही है क्या। जहां पर जो चीज सही नहीं है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे हमको उत्तर निकालना था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, ठीक है। जैसे देखो इसने मध्यम पुरुष एक वचन में दद्याह विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, है ना, और अददु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन,
तो एक वचन का उदाहरण नहीं था ये, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो इसमें ये गलत हो गया। ऐसे करके आपको जो गलत है उसको छांटना था, कहने का मतलब। तो ऐसे युग्म देता है, इधर कुछ भी दे देगा, धातु रूप संबंधी प्रश्न देकर के उसकी चर्चा कर देगा, शब्द रूप देकर उसकी चर्चा कर देगा, संधि विच्छेद का संधि पद दे देगा, संधि पद का संधि नाम दे देगा। ऐसे किसी भी तरीके का प्रश्न हो सकता है। यहाँ लिख देगा दशानन, बहुब्री समास, कृष्ण सर्व कर्मधारय समास, फिर एक को गलत दे देगा। तो सबसे ज्यादा मैंने जो देखा वो ऐसा प्रयोग देखा। धातु रूप में आप देख ही रहे हैं, नीचे भी एक प्रश्न है वो सेम इसी प्रकार से दिया है। देखो, कतमो विकल्पो सुमेलितम नास्ति, तो यहाँ शब्द रूप दे दिया, और जैसा कि मैं कह रहा था 2022 का प्रश्न है ये, ग्रेड सेकंड का, और इसमें वही जोड़ा दे दिया। कई दोनों चीजें, ये जो दिया हुआ है ये चीजें सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, जो गलत है उसको बाहर करना है। तो इनका सबको आपस में नहीं तुलना करना। चारों ऑप्शन अगर अलग अलग आ रहे हैं तो उनकी अपनी अलग अलग दुनिया है, तब तो चारों की चर्चा करनी है। अब हमको इन चारों की आपस में चर्चा नहीं करनी, इन दोनों का देखना है कि ये जो वारिणी लिखा है वो वारी शब्द में एक वचन है क्या। ऐसे युग्म में संगत असंगत का प्रश्न, शब्द बदलते रहते हैं। देखो, समूलित, सुमेलित नास्ति, सुमेलित दे दिया, एक नया शब्द जो मैं आपसे और कहा नहीं शायद ऊपर, तो सुमेलित दे दिया। कभी समुचित दे रहा है, कभी आपको संगत दे रहा है, कभी असंगत दे रहा है, कभी युक्त अयुक्त देगा। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बहुतायत से पूछे जाते हैं। ऐसे ही देखो, समुचितम कथनम अस्ति। अब यहाँ जो कह रहा है, देखो इधर ध्यान से, समुचितम कथनम अस्ति। अब देखो आप इसको तो पकड़ ले, कथनम अस्ति, तो म में अ मिल गया ऐसा। तो सही कथन कौन सा है ऐसा छांटना आपको। वही चार ऑप्शन शिक्षण विधि में प्रयोग किया, चारों लाइनें डाल दिए, एक लाइन गलत डाल दी, चारों लाइनों का आपस में कोई तालमेल नहीं, सिर्फ पंक्ति पर ध्यान देना है कि कौन पंक्ति सही है। ऐसे आप देखने जाओगे तो आपका ये 2022 का सेकंड ग्रेड का शिक्षण विधि का प्रश्न है। खंडान्वय विधि में अनुवाद आधारित प्रश्न होते हैं, परंपरागत विधि में प्रस्तावना परक प्रश्न होते हैं, टीका विधि पद्य सस्वर वाचन होता है, दंडान्वय विधि व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं। ये सामान्य प्रश्न था, टीका विधि में पद्य का सस्वर वाचन वगैरह कुछ नहीं होता। तो ऐसा जो एक सामान्य प्रश्न आपसे किया तो ये पंक्ति गलत थी, समुचित कथन, इसको छांट। तो संगत असंगत, सुमेलित असुमेलित, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे इसमें बहुधायत से करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैं बहुत ज्यादा इसलिए लेकर चला हूं कि एक ही तरह का प्रश्न नहीं आता, बहुत तरीके से आता है। संगत असंगत, सुमेलित असुमेलित, ऐसा कोई भी शब्द जो है आपके लिए डाल देता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर भी युग्म में डाल दिया। देखो ये प्रश्न स्पेशल जिन लोगों को अनुवाद में दिक्कत आती है उन लोगों के लिए है। जैसे यहाँ देखो, आप देखोगे छंदो और लक्षणयोर असंगतम। अब जिन बच्चों का अनुवाद कमजोर है ना, वो ये क्या पढ़ेंगे, संगतम, जबकि ऐसा नहीं है। युग्म दिया, मैंने कहा जोड़े में ज्यादातर प्रश्न देता है। इधर ये कंपनी है, इधर ये दूसरा इसका है, इन दोनों में चेक करना है कि मालिनी ननम ययुतेयम द्रुत विलंबित का नवोभरो वसंतिल का तब जो। अब ये किसी भी रूप में आ सकता है। मैंने कहा ना, कुछ भी छंद अलंकार, संधि समास, प्रत्यय अनुवाद, कुछ भी साहित्य में नाम रचना, कवि परिचय, कुछ भी हो सकता है। इसमें लक्षण है, यति है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में देखो यहाँ पर अब जो शब्द लिखा लक्षण योग, थोड़ा बहुत आपको अभ्यास होना चाहिए। भाई मूल शब्द लक्षण है और यहाँ पर दो शब्दों को एक साथ समास करके दे रहा है, तो ये मूल शब्द क्या रहा होगा, लक्षण योग। तो विसर्ग का बन गया आधार है, तो इसमें क्या मिला हुआ है, तो यहाँ देखो लिखा है असंगत युग्म। जबकि कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, तो आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2018 से अब तक की जितने भी परीक्षाओं के आपके पेपर कराए हैं मैंने, ऑल पाठ्यक्रम के, उनमें हमेशा मैंने इन प्रश्नों का, इन शब्दों का बहुत समावेश किया। अभी भी जो मैंने स्पेशली अभी तक जो मैंने 11 पेपर लिए हैं, उनमें सभी तरह से संगतम, असंगत, सुमेलित, असुमेलित को ही बहुत ध्यान दिया। उपसर्ग की दृष्टि से कतमो विकल्पो सुमेलितो नास्ति, ये तो क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ उपसर्ग तोड़ के और जोड़ने का दे दिया, जिसमें टूटा हुआ गलत, जुड़ा हुआ गलत है, सुमेलित नहीं है, उसको आपको छांट लेना था। तो ग्रेड 2 2022 का ही प्रश्न था। इसमें अभी और अधि दो थे, लेकिन उप बीच में इसने डाल दिया तो वो गलत हो गया। तो ऐसे मतलब जोड़े में ही ज्यादा देता है कि ये जो दोनों जुड़ेंगे तो यही बनेगा क्या, संधि समास उपसर्ग वगैरह में सब जगह ऐसा कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो। तो संगत असंगत में और देखो, आद उपसर्गाद इंगादो धातु पर एकादेश तद विधायक सूत्रम च। तो ये कौन, ये अर्थ बताता है। ठीक है, मतलब अर्थ दे दिया। तो ये अर्थ, ये जो कह रहा है ना, इस पर एकादेश कौन सा एकादेश होगा, वो एकादेश भी देखो और फिर वो एकादेश करने वाला सूत्र भी देखो। ये भी युग्म में भी दिया। 2023 का सेकंड ग्रेड का जो है पेपर का प्रश्न है ये। और सेकंड ग्रेड का मतलब ये कि भाई फर्स्ट ग्रेड शिक्षा विभाग से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सोचो 2023 में सेकंड ग्रेड कब हो गई। तो इसका ये मतलब है कि कुछ पेपर के कुछ प्रश्न मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग से भी लिए हैं, जो अपने पाठ्यक्रम से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जो सामान्य में बैठो चाहे संस्कृत में बैठो, एक ही बात है। विभाग में अगर आपके सिलेबस में संज्ञा प्रकरण है तो वहां पर भी है, वो यहाँ पर भी है, प्रश्नों का लेवल एक सा रहता है। और मैंने सभी का विश्लेषण किया। तो यहाँ पर देखो बकायदा आद उपसर्गाद एगादो धातु पर एकादेश है। तो आद उपसर्ग आगे हो और एंगादी धातु बाद में हो, तो वहां पर कौन सा आदेश होता है, तो हम बकायदा पढ़ते हैं कि वहां पर रूप एक आदेश होता है और पैर रूप का जो सूत्र है वो एंगी पर रूप। ऐसा करके हमको यहाँ छांटना होता है।
तो हम लोगों को ऐसे युग्म में देखना पड़ेगा कि भाई कौन एकदम सटीक बैठ रहा है। तो ज्यादातर जो आते हैं ना वो इसी में आते हैं। देखो यहाँ पर ये अच्छा प्रश्न है जहां अनुवाद में दिक्कत आती है बच्चों को। एसु विकल्पेशु किम असंगतम अस्ति। अब मैं आपसे जो उदाहरण दे रहा था वो ये था, देखो किम का तो मैं हलंत होता है, लेकिन ये तो पूरा लिखा है, इसका मतलब संगत नहीं बल्कि असंगत। तो किम असंगतम अस्ति, कौन गलत है। तो 3 उदाहरण सही होंगे, वो हमारा विषय नहीं है। जो गलत होगा तो सूत्र दे दिया, उसके उदाहरण दे दिया। जलाम जसवंती त्वक धारणम मोनुस्वार सत्यम वद अनुस्वार से यही परसवण यसान प्लस सी गमुर स्वाद सी गमुर नित्यम सुगणेश। अब जो इसमें ऑप्शन गलत हुआ उसको आप छांट के बाहर कर दीजिए कि ये ठीक है, ये ठीक है, मोनुस्वार ठीक है। जलाम जसवंती त्वक प्लस धारणम जो संधि करता है अनुस्वार से यही परसवण का काम पर सवर्ण करना होता है, अनुस्वार करना नहीं होता। ये नष्टा पदांत से जली का उदाहरण है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो सकुत। तो ये दोनों आपस में जोड़े में युग्म में ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत दिक्कत आने लगी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अब ट्रेंड में आने लगे हैं। जैसा कि ये प्रश्न आप देखेंगे ग्रेड सेकंड 2023 का था। समास विग्रह और समास पद में मैंने कहा ना संधि समास उपसर्ग अव्यय कहीं पर भी इसको डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी देखो कौन समुचितम मेलनम वर्तते। अब इसमें सीधा कहा कि सही मेल कौन सा है। तो यहाँ इसका विग्रह का ये समझ पर सही है क्या, इसका ये सही है क्या, इसका ये सही है क्या, ऐसा करके आपसे प्रश्न दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना था भाई परम राजा नहीं बनता, परमराज बनता है। तो ऐसा मतलब जो सुमेलितम वर्तते वो दे रहे, ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ एक उदाहरण जो कृष्ण सका है वो आपका सही है। मतलब मैं यहाँ उत्तर नहीं बता रहा, मैं तो आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। तो ऐसे देखो यहाँ भी युग्म किया कि ये जो है इसका ये सही है कि नहीं है। तो समास संधि में हर जगह इस प्रकार का संगत असंगत का बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक होता है मिलान करने का प्रश्न कि उचित को मिलाओ। उचित मिलाने का मतलब है वैसे तो तालिका ही हो गया एक प्रकार से, है ना। या इस प्रश्न को मैंने हालांकि अलग नहीं लेना था, लेकिन मैं क्यों लिया, इसमें क्या होता है शब्दों का थोड़ा और हेरफेर हो जाता है। हेरफेर ऐसे होता है जैसे ऊपर तो कहा कौन संगत असंगत है, और एक प्रश्न थोड़ा मिलता जुलता और आ जाता है। कुत्र सुमेलनम नास्ति, बोलते ना सुमेलन यानी सही मिला हुआ नहीं है, तो वो युग्म वाला मामला होता है। एक इधर ऑप्शन देकर के दूसरा इधर दिया, सूत्र दिया उसका उदाहरण, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। अब सुमेलित के लिए अपन करते हैं, कहा संस्कृत में शब्द आ जाता है मेलनम, उचितम अस्ति उचितम नास्ति, मेलापकम उचितम नास्ति उचितम अस्ति, और मेलयत यानी मिलाओ। अब मिलाने के मामले में तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, बकायदा तालिका का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन फिर भी शब्दावली का थोड़ा फर्क है, इसलिए मैंने ये कहा, यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि मिलान को लेकर के मेलनम, सुमेलनम, मेलापकम, मेलयत ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखोगे कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये देखो मतलब है तो वही समीचीनम असमीचीनम नास्ति, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा फर्क है। बात तो वही है भाई, कौन मिला हुआ है ना। अगर आपको मिलाने के लिए कहेगा तो वो तालिका में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एक क्वेश्चन अलग प्रकार का हो गया, फिर यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। अगर वो प्रश्न बकायदा युग्म देकर ये कह रहा है कि कौन उचित मेल है कि नहीं है, तो वो प्रश्न फिर आपके युग्म के समान है, लेकिन युग्म शब्द वहां नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको अलग लिया। सेकंड ग्रेड 2022-23 का क्वेश्चन था, सेकंड ग्रेड 2023 संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर का, जिसमें देखो समास विग्रह और समास का नाम, ये विग्रह दिया हुआ देखिए बकायदा इधर, ये विग्रह दिख रहा होगा आपको, ये सारे विग्रह हैं और ये विग्रहों के समस्त पद इधर दिए हुए हैं। पहले की तरह ही प्रश्न है, पर पहले तो ये कह रहा था कि बस संगत असंगत समीचीन असमीचीन बताओ। अब ये थोड़ा सा बदल दिया, ये कह रहा है कि इनमें समुचितम मेलापकम विकल्पम चिनुता, यानी जो सही मिला हुआ है उसको आप चुनाव करो। तो संगत कहने की बजाय उसने थोड़ा मेल मिलाप वाली बात कह दी कि कौन ठीक मिला हुआ है उसका चुनाव करो। तो ऐसे आपको पढ़ना है कि स्त्री प्रमाण यस्य है, स्त्री प्रमाण, ऐसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसने समुचितम मेलापकम विकल्पम चुनुता है, तो जो सही मिला हुआ है उसको आपको छांटना था। तो ऐसा करके मतलब ये प्रश्न आपसे कर सकता है। ठीक है, अब छोटी छोटी गलतियां हैं। त्रया मूर्धन यस्यः यस्यास है की जगह तो ये गलत हो गया, यस्यासा या यस्यस होना चाहिए। स्त्री प्रमाणी होना चाहिए। कृतम कृतम येन स कृत कृत्य, ये सही है। अंतः लोमानी यस्यस अंतः लोमः, ऐसा करके आपको बनाना था। कह रहे उत्तर की चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, पर सामान्य बात कर रहे हैं। ग्रेड सेकंड 2023 का शायद संस्कृत विभाग का प्रश्न है। तो ये मेलापकम भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वो युग्म संबंधी आते हैं, संगत असंगत के समान ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना आता है। ऊपर वाले कथनों में तो चीजें अलग होती हैं, यहाँ में से जोड़े में चर्चा रहेगी। तो ये इसका सही है कि नहीं है, ये आपसे प्रश्न करता है। इसी तरह का प्रश्न देखो, उदाहरण और संधि में असंगत मेलनम है ना, संगत असंगत, लेकिन मेलन शब्द सुमिलन शब्द मेलापकम या मेलयते के साथ चलेगा। तो यहाँ पर भी देखो एक दो संधियों के नाम दिए, उदाहरण दिए मतलब, तो ये उदाहरण संधि के हैं क्या, तो यहाँ ऊपर लिखा। अब ये चाहता ना तो इसको विसर्ग रे बना करके पूछ लेता इतनयोर असंगत, लेकिन ये क्लियर कर दिया भाई आपको दिक्कत नहीं आई। तो असंगत मेलनम, गलत मेल कहाँ पर है, ये दोनों इसके हैं क्या, इसके हैं क्या, तो आपको ये देखना था। और जो जिसका उदाहरण नहीं है उसको बाहर
कर देना था। जैसे ये देखो पररूप लिख रखा है, जबकि ये दोनों उदाहरण पररूप के नहीं है, ये दोनों उदाहरण आपके वृद्धि के हैं, तो आपने इन दोनों को मिलाया कि यार इसके नहीं है, तो ये उत्तर निकल गया। तो जोड़े में होना, संगत असंगत के साथ मेल मिलाप के प्रश्न भी आपसे बहुतायत से वो किया है। इसी प्रकार से देखो इसने थोड़ा सा विकल्पों में समुचित संगत का ही चल रहा है, मैंने हालांकि अलग किया है, पर वो इसलिए किया है कि थोड़ा क्लियर कर सकूं मैं, कई बार मेलापक भी हो जाता है। अब देखो इसने क्या किया, जैसे ऊपर तो आपने देख लिया कि अलग अलग लाइन, 4 लाइन देके भी पूछ लिया, अलग अलग 4 लाइनें, एक ही अर्थ के 4 अनुवाद दे दिया, एक ही कारक के 4 उदाहरण हो सकते हैं, एक ही संधि के 4 उदाहरण हो सकते हैं, एक ही समास के हो सकते हैं, अलग अलग समासों के हो सकते हैं, जोड़े में भी हो सकते हैं, दोनों में देखना है। तो चारों ऑप्शनों में से एक गलत होगा और जोड़े में भी एक जोड़ा गलत होगा। लेकिन इस बार 2026 का जो पेपर हुआ L1 L2 का, जैसे L2 का प्रश्न आपके सामने है, तो इसमें एक नया प्रयोग किया उसने। क्या किया उसने कि ज्यादा उदाहरण ले सकूं और फिर कूट के हिसाब से उसने पूछा, तो वो आपको अलग अलग देखना है। जैसे इसने कहा कि भाई शलाका परीक्षा के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी जो सही कथन है उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। तो इसने 1 2 3 4 और 5 कथन डाल दिए। 5 कथन डाल करके इसने कुछ इसमें गलत डाल दिए और कुछ सही डाल दिए। फिर लास्ट में सत्य कथन, सत्य असत्य भी एक ही बात है। संगत असंगत वाले में आप सत्य और असत्य भी डाल सकते हैं, एक ही बात है। एक और नई चीज है इसमें, सत्य असत्य, ये तो खैर आपके लिए बिल्कुल सामान्य है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन कथन सत्य है, फिर इसने नीचे एक बिना बात की लाइन और बढ़ा दी, पहले लाइन नहीं आती थी। निम्नलिखितों में विकल्पों में समुचित विकल्प का चुनाव कीजिए। समुचित का मतलब, अब ये याद रखना, इस समुचित के हिसाब का मतलब है कि ये जो कह रहा है ना, इसके समुचित कथन छांटना है आपको। ऊपर इसने बोला भाई सत्य कथन बताओ, तो सत्य कथन के हिसाब से देखो कौन सा कथन आपका बैठ रहा है। तो जो सच सच के कथन है भाई, ये सत्य कथन मान लीजिए 3 कथन सत्य हैं, तो आपका ये उत्तर हो गया। ऐसे गलत को छोड़ देना है। यहाँ असत्य कथन भी कह सकता था, संगत कथन भी कह सकता था, समुचित भी कह सकता था, है ना, सही कथन भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता था। इसी तरह जैसे यहाँ पर डाल दिया कि सच्चो अटी जो है, इस सूत्र के बारे में पूर्ण रूप से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य असत्य के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी डाल दिया, वही 4 पंक्तियां, संगत भी कह सकता है, सुमेलित भी कह सकता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड 2025 का प्रश्न है, यहाँ पर एक सही सूत्र का जो अर्थ दे रखा है, जय प्रस वाटी, तो ऐसे वही संगत असंगत का मामला, सत्य असत्य का मामला, तो वो ऐसा भी चल रहा है। तो अपन ने इसमें ये बात की है कि संगत असंगत का अपने आप में बहुत ज्यादा प्रश्न, बहुत ट्रेंड में प्रश्न है। 2022 के फर्स्ट ग्रेड पेपर के बाद 2025 में भी अच्छे प्रश्न आए थे, दोनों ग्रेड में बहुत बड़े प्रश्न नहीं थे, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का ही प्रश्न है 2025 का, लेकिन डाला उसने ऐसा सत्य असत्य, समुचित असमुचित, युक्त अयुक्त, ऐसे कई सारे शब्दों का प्रयोग किया, और थोड़ा थोड़ा उसने उचित मेलन है, मेलापक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया, तो मैंने उसको साथ में लिया। जैसे देखो संगत असंगत का ही प्रश्न है, ग्रेड 2 2025 का प्रश्न है कि यतश्च निर्धारणम, ये जो सूत्र है इसका कौन सा संगत वाक्य कौन सा है, यानी इसका एकदम सटीक उदाहरण कौन सा है। तो वहां पर नृणाम नृसुवा द्विज श्रेष्ठ, ये वाला जो उदाहरण है उसका सही था, तो ऐसे करके आपको इसने प्रश्न किए, बाकी 3 जो है इसमें गलत थे। कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं रही होगी। सूत्र से उदाहरणम संगतम वाक्यम, तो संगत वाक्य ढूंढा इसने कि भाई इसमें कौन कौन संगत होगा। तो देखो यहाँ षष्ठी के साथ में ये दे दिया, षष्ठी के साथ में ये दे दिया, ये गलत दे दिया, तो ऐसे मतलब देखना था आपको। तो ऑल ओवर इसमें भी ऐसे प्रश्न बहुत आयास से पूछे गए, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें समय भी ज्यादा लिया। अब कभी मेल मिला आपका प्रश्न भी शब्द के साथ जोड़ दिया, वो अलग बात है, ठीक है। शुद्ध रूपेण लिखत, शुद्ध शुद्ध रूप में पूछा जाता है, ये अंडरलाइन का प्रश्न भी है। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि संगत रूप, जैसे असंगत रूप देकर के वो संगत भी आपसे करवा सकता है। इसको मैंने इसलिए डाला था कि जैसे वाक्य दे दिया आपको, पूरी एक लाइन दे दी, उसमें कहा कि भाई इसका शुद्ध रूप लिखो, संगत रूप लिखो, ऐसा भी आपसे प्रश्न कर सकता है। हालांकि अशुद्धि संशोधन के मामले में आना चाहिए था, शायद ये पीपीटी बनने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो अभी बात करेंगे अपन। अशुद्धि संशोधन संबंधी प्रश्नों में आता है, तो रेखांकन प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं, उसका ही प्रश्न था। खैर आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन। ये जो अपन अंडरलाइन वाली चर्चा कर रहे थे ना, उसी के मामले में प्रश्न था। देखो रेखांकन में आपका ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है खूब 2018 सेकंड ग्रेड में, रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न पूछा हुआ है, रेखांकन के ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो ये तो अपन चर्चा ऊपर कर लिए हैं कि रेखांकन के खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थाल्याम तंडुलम ग्रामर में पूछा, देखो किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ये रूप सिद्ध होता है। स्थाल्याम जो है आधार है, तो यहाँ पर आपका सप्तम अधिकरण से, तो रेखांकन संबंधी प्रश्नों के बारे में था, तो वो अपन तो चर्चा पहले ही कर लिए थे। तो यहां तक अपन संगत असंगत, उचित मेल मिलाप इत्यादि के बारे में चर्चा किए हैं, और ये अपने लगभग 8 प्रकार के प्रश्न हो गए। तालिका लेकर दे करके प्रश्न पूछना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले के जितने भी पेपर 2009 से लेकर 2025 तक पूछे गए, उनमें तालिका के लगभग कम से कम 1 और अधिकतम 4-5 प्रश्न
या 4-5 प्रश्न के आसपास ही आते थे। 150-150 प्रश्नों में अगर 5 प्रश्न तालिका के आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। आते थे, बिना तालिका के कोई पेपर उससे पहले हुआ भी नहीं। लेकिन 2025 में पेपर बनाने वाले को सिर्फ तालिका ही में ही मजा आया, इसलिए उसने हर प्रश्न, हर दूसरे प्रश्न को तालिका में डालने का प्रयास किया। राजस्थान से संस्कृत L1 L2 की परीक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर को आपने देखा होगा। सबसे लेटेस्ट जो ट्रेंड चला है, उसमें जो चलाया उन्होंने कूट के प्रश्न और तालिका के प्रश्न। तालिका कूट, इसके बीच में कोई छोटा मोटा एक प्रश्न डाल दिया, वो बात अलग है, संगत असंगत का डाल दिया या नॉर्मल प्रश्न डाला। तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले प्रश्न जो फिलहाल हैं वो है तालिका के प्रश्न संस्कृत के पेपर में। तो आपको आगामी पेपर के लिए दिमाग में लेके चलना है कि हमको तालिका संबंधी प्रश्नों को ध्यान से करना है। हालांकि तालिका संबंधी प्रश्नों को हल करने में बड़ा मजा आता है, थोड़ी सी भी सेटिंग होती है प्रश्न आराम से हल हो जाता है। तो समीचीन तालिका का चयन संबंधी प्रश्न बहुत लेटेस्ट है, पहले भी आते थे, ऐसा नहीं पहले नहीं आते थे। ये देखिए आप ग्रेड सेकंड 2025 के पेपर में भी था, इससे पुराना पेपर में भी था, खूब आता था। और पहले इतना तामझाम नहीं आता था, जैसे नॉर्मल कहा सुमेलन मेल कीजिए, अच्छा जो है मिलाइए इसको ना, और नीचे डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया जाता। अब क्या करने लगा है, प्रथम तालिका द्वितीय तालिकया सह सुमेलनम कुरुत, फिर यहां लिखेगा प्रथमा तालिका द्वितीय तालिका, फिर नीचे लिखेगा अधो प्रदत्तेषु विकल्पेषु समुचितम विकल्पम चुनो, बिना बाद का आडंबर प्रश्न का। ये देखा गया 2026 में। बाकी पहले भी प्रश्न आते थे, सीधा दे देता था अपना भाई तालिका मिला दीजिए, जैसा आगे दिया हुआ है एक तालिका इधर एक तालिका इधर। अब इसका जो उत्तर है उसमें से आपको देखना है कि भाई क्या में ये। अब नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनके पूछने की ट्रेंड अलग अलग है। कई बार तो ये क ख ग घ नहीं आता, क्रम डाल देता है कि 1 2 3 4 3 4 5 1, वो अपने आप समझ जाते हैं अपन। कई बार ऊपर क ख ग घ लिख देता है, नीचे 1 2 3 4 लिख देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तालिका का प्रश्न आपके लिए नया नहीं है, लेकिन मैं इस कक्षा के माध्यम से इतना सा जरूर कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है। आगे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है महीने 1.5 महीने बाद, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अधिक एक्सरसाइज तालिका को ध्यान में रख के करके जाना है। ये देखिए 2022 फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है, डायरेक्ट सीधा कुछ नहीं कहा कि भैया समास समस्त पद है और समास का नाम है, आप इसको सुमेलित कर दीजिए। एक लाइन क्वेश्चन पूछा, आगे ऑप्शन दिया, तालिका दिया, और सीधा सा देखो ये एक नया तरीका हो गया। वहां अंक थे तो इसके साथ में इसने दे दिया, एक के साथ में ये आएगा, उसके साथ में आएगा, ऐसे भी ऑप्शन डाल देते हैं। और ये ऑप्शन भी कभी कभी 1 2 3 4 5 में आते हैं, कभी ABCD में आते हैं, कभी क ख ग में आते हैं, इनसे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई L1 L2 के इस बार के पेपर में ABCD के क्वेश्चन आ रहे थे तो अपन उसी के पीछे पड़ जाएं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चनों में कभी वो 1 2 3 का भी सारा लेता है, कभी अबसद का, जैसा कि अपने संस्कृत का ही पेपर है 2022 का, ये देखिए अबसद में पूछा हुआ है, ठीक है। और अब से पहले 2025 तक के हर संस्कृत के पेपर में अबसद ही ऑप्शन में डालता था। 2026 में अब की बार पहली बार उसने ABCD का सहारा लिया है, ठीक है, बड़ी ABCD और छोटी ABCD। तो इस पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई विशेष पढ़ाने का या कोई मसला है कि गुरुजी इस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये तो आप जैसा देखोगे, हो सकता है इस बार 1 2 3 4 आ जाए ऑप्शन में, जहां तक मैं देख रहा हूं। तो कोई आडंबर नहीं है। देखो अधोंकिता नाम युग्मा नाम समीचीन तालिका का चयन करो, ग्रेड फर्स्ट में 2018 में प्रश्न था, वही सामान्य 2 तालिका थी, मिलान करना था, कोई दिक्कत नहीं है। मिलान करने के प्रश्नों के तरीके के बारे में बात करूं तो बहुत आसान काम है, 1 2 की सेटिंग मिला लो, काटते जाओ। जैसे मैं इसी उदाहरण को ले लेता हूं कि इसमें मिलान करना है, तो आपके पास ये नहीं कि आप एक एक को करने बैठ जाओ, एक साथ भी लपेट सकते हो आप सबको। जैसे मेरे पास में दुग्धवान है, ये प्रत्यय का नाम है अक्तवतु, 1 में 4, तो देखो 1 में 4 इसमें भी है, तो मैं यहां तक आया, ठीक है, ओके है। और 1 में 4 नहीं है, ये गया, ये उत्तर नहीं हो सकता। 1 में 4 नहीं, उत्तर नहीं हो सकता, इसको पूरा काटो, क्योंकि अगर पहला ऑप्शन ही गलत जा रहा है तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता ना। ये 3 कट गए, लो मुझे आगे मिलाने की जरूरत नहीं, एक मिलाया केवल में और मेरा उत्तर हो गया। यहां नहीं छोड़ना है, लेकिन मात्र 3 सेकंड का टाइम दे दीजिए और मेहरबानी करिए प्रश्न पर आप फट से एक बार जांच लीजिए। संपच्य में लेप आएगा, बी में 1 हो गया, ठीक है। भोक्त में तुमुन आएगा, सी में 2 हो गया, ठीक है। लबनम में लुट आएगा, ठीक है। वैसे लंबनम होता है, लबनम दे रखा, कोई बात नहीं, छोड़ देते, पेपर में आया है तो गलत में क्यों ठहराऊं। तो मेरा मतलब यह है कि जांच हो गई ना अपने आप, कंफर्म ही हो गया। ऐसा नहीं कि क्योंकि क्या पता आप पहले ऑप्शन में जो समझो आप गलत समझ रहे हो, ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सावधानी, उत्तर की जांच हमेशा तालिका में लेके चलना है। अब जो मैं कह रहा था आपसे कि नया ट्रेंड चला है जिसमें थोड़ा आडंबर डाल दिया, पेपर में प्रश्नों का भी श्रृंगार होने लगा है। अब इससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। देखो पहले प्रश्न क्या होता था कि सम्मिलित मेल कीजिए, छोटा प्रश्न, अब कह दिया प्रथम तालिका को द्वितीय तालिका के साथ मिलाओ, फिर तालिका नंबर 1 भी लिखा, तालिका नंबर 2 भी लिखा, जैसे कई बार खंड 1 खंड 2 ऐसे लिखते हैं, इनको बिना लिखे भी समझ में आ रहा था।
अब इसके बाद में चलो इसने तो मेहरबानी करी, हालांकि ये L1 L2 का ही प्रश्न है। फिर एक लाइन और डालता था यहाँ, समुचित अधो प्रदत्तेषु विकल्पेषु निम्नलिखितेषु विकल्पेषु, नीचे लिखे विकल्पों में जो सही है, समुचित है, संगत है, उचित है, ऐसा करके वो एक और लाइन बढ़ा देते थे। तो वही काम यहाँ करना है, सेम एक को मिलाना है। जैसे एक में ये मिल गया आपका राजदंतादि सुपरम का राजदंत है, ए में 4 है, चारों है। अब जैसे मान लो आपके गुरुजी चारों ऑप्शन हो तो फिर क्या करें, कुछ मत करो, सीधी लाइन चलाओ। सभी में चारों दे रखे हैं तो इसका मतलब चारों ऑप्शन ही सही हैं, यहाँ उत्तर नहीं निकला। अब उत्तर इन 3 में निकलेगा। अल्पाक्षर में आ जाओ, शिव केशवो है तो इसका मतलब बी में 3 आएगा, 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, इन 2 में है, ये चलाइए। अब 2 ही ऑप्शन है उत्तर, ऐसे मतलब कम करते जाओ ताकि चारों ऑप्शन को नहीं देखना पड़े। तालिका में ये भी देखो L1 का क्वेश्चन था, बकायदा तालिका के लिए कहा मिलाओ, फिर तालिका के नाम लिखे, फिर 4-5 ऑप्शन डाले, फिर देखो ये लाइन बिना बात ही बढ़ा रहे हैं। मजा आ रहा होगा तो आप भी लीजिए मजा, क्या दिक्कत है। ऐसे करके फिर इसमें तालिका मिलाने का प्रश्न है L1 में। इस बार बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहे प्रश्न, तो तालिका के प्रश्नों का आप भी ध्यान में रखो। हो सकता है आगामी पेपर आपका काफी हद तक तालिका में इसी तरह रहे। अन्य जो हमारे स्कूल व्याख्याता के फिलहाल के जो पेपर हो रहे हैं उनमें ऐसी कोई ज्यादा वो देखी नहीं गई, लेकिन संस्कृत वाले पेपर में स्पेशली तालिका और एनुअल N2 के जो भी हुए थे ना अभी 2026 के पेपर में, थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी उसमें ज्यादा ही तालिका देखा होगा आपने, जीके में भी खूब थी इसमें भी। लेकिन अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर वापस आरपीसी लेके आ रही है उसमें तालिका का इतना कोई बड़ा नहीं देखा गया मामला। आगे देखिए, उसके बाद में प्रश्न आता है 10वें नंबर पे। ग्रामर में क्या होता है, जैसे सूत्र दे देता है और कहता है सूत्र का कौन सा उदाहरण है, कौन सा नहीं है, या प्रश्न करता है उदाहरण दे करके कि ये उदाहरण किस सूत्र का है या किसका नहीं है। ऐसे संबंधी प्रश्न किए जाते हैं और ये भी अच्छा ट्रेंड रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर अपन देखें पुराम भेदता और रेखांकित करके कह दिया और कह दिया कि पुराम में जो षष्ठी विभक्ति है ना उसको करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यहाँ उदाहरण देकर के सूत्र पूछा और कह दिया कर्तृकर्मणो कृति। 2016 का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड का प्रश्न था, बहुत टिपिकल प्रश्न था। पुराम में षष्ठी है, भेदता में विद धातु से त्रिच प्रत्यय के प्रयोग में हुआ। इसी प्रकार का जैसे गवाम गोसुवा कृष्णा बहुशिरा, कारक में प्रश्न किया और कहा कि रेखांकित जो पद है उसमें विभक्ति विधायक सूत्र कौन है। तो ये उदाहरण है उसका सूत्र का, और ये गवाम गोसु आपने पढ़ाई है, यतश्च निर्धारणम है, तो इसका हमने पूछा ग्रेड 2 में 2016 में प्रश्न आया तो हमको छाना। तो उदाहरण चाहे प्रत्यय का हो, चाहे समास का हो, चाहे अनुवाद का हो, चाहे शुद्धि संशोधन का हो, किसी का भी हो, वहां पर आपको कारण सूत्र पूछा जाता है तो आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर उत्थानम दे दिया और कहा कि इसकी सिद्धि में जो दह के स्थान पर तय आदेश होते हैं उसका सूत्र कौन सा है, तो आपको बकायदा बताना होता है कि यहाँ पर खरीचे सूत्र से चर्तुकारी हो जाता है तो उससे होता है। इसी तरह से देखो सूत्र दिया एचो अयवायावह और कहा कि इसका उदाहरण कौन सा है या नहीं, कुछ जरूरी नहीं है ही पूछे, नहीं है भी पूछ सकता है। ऐसा हम ग्रेड 1 में 2025 में देखें, एचो अयवाय में हरिये विष्णवे नायके थे, गव्यम इसका उदाहरण नहीं था, तो उदाहरण अस्ति भी हो सकता है, उदाहरण नास्ति भी हो सकता है, न वर्तते वर्तते भी हो सकता है, विद्यते न विद्यते भी हो सकता है, विद्यते है न विद्यते नहीं है, वर्तते है न वर्तते नहीं है, अस्ति है न अस्ति नहीं है। ऐसे तीनों शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से ये देखो विष्णु अब उदाहरण दिया और कह दिया किसका उदाहरण है भाई ये, तो हमने कह दिया पूर्व संधीय एंग पदांतादति का उदाहरण है, ग्रेड फर्स्ट 2025 का प्रश्न। तो सूत्र उदाहरण या उदाहरण का सूत्र फेवरेट प्रश्न रहा है, हमें सब पेपर में 5-7 प्रश्न ऐसे आते हैं, ग्रामर में स्पेशली पूछा जाता है। जैसे देखो कारक में यहाँ लिखा है हेतौ इति सूत्र से उदाहरण वर्तते, हेतौ सूत्र का कौन सा उदाहरण है भाई, तो पुण्येन दृष्टो हरि है, बाकी नहीं है, तो सूत्र का उदाहरण पूछा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि गोसु दुह्य मानासु गतः, उदाहरण देकर के पूछा कि यहाँ पर जो सप्तमी भक्ति की है, या डायरेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभार, या फिर आपको और थोड़ा सुविधा दे देता है कि यहाँ सप्तमी के बारे में पूछ रहा हूँ वो बता दो, तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो ऐसे उदाहरण का सूत्र, सूत्र का उदाहरण से कारक हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे कुछ भी एंगल से हो, अशुद्धि संशोधन या कोई और कारण, वचन लिंग विभक्ति कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में एक अलग ट्रेंड आता है प्रश्न का, वो आता है कि आपको सूत्र देता है, नियम देता है और फिर नियम को नीचे अर्थ पूछ लेता है कि सूत्र का अर्थ बताइए क्या है, या अर्थ पूछ करके दे करके नीचे पूछ लेता है सूत्र क्या है। इसको दो तरह से पूछा जाता है, एक तो बिल्कुल सीधा वैसा का वैसा वृत्ति लिख देना, जैसे मान लीजिए जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आती है एंगी पररूपम एंगह पदांतादति जयो, जैसे भी जयो ने तरस्याम और आपने सस्वटी का पढ़ाई है सस्यवाचो अटिशाद अटि, तो ये जो कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके बिना पेपर का कभी होता ही नहीं मामला, आते ही आप कुछ भी कर लीजिए, एंगी पररूपम एंगह पदांतादति और क्या नाम है इसका जयोन्य तरस्याम, ये 3 ऐसे सूत्र हैं जिनका एक देखना परीक्षा में आपको मिल जाएगा। अब ये करते क्या है, 2 तरह से पूछा जाता है, या तो क्या करते हैं जैसे वृत्ति दे दी मतलब अर्थ दे दिया, उस अर्थ को पूरा करने के लिए नीचे ढूंढ लिया, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले था आद उपसर्गात एंगादो धातु परे
किम आदेशः स्यात् या को आदेशः स्यात्, तो वो भी सत्व का अर्थ ही दिया हुआ, उस अर्थ को ही अर्थ से पूरा करवा रहा है। कभी कभी सूत्र के अंश को देकर के सूत्र के अंश को पूरा करवा देता है। जैसे उदाहरण के लिए अनुदिष्ट वर्ण से च खालिस्तान, फिर नीचे कह दिया कि पूरा करो। तो सूत्र देकर के आधा सूत्र पूरा करवा सकता है, आधा अर्थ देकर के नीचे से आधा अर्थ पूरा करवा सकता है, या ऊपर सूत्र देकर के नीचे अर्थ देखना पड़ेगा, या अर्थ दिया हुआ तो नीचे सूत्र छांटना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड 2025 का प्रश्न था, अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि, सीधा पूछा सूत्र का उदाहरण बताइए क्या है। अब यहाँ पर बकायदा इसने कह दिया कि अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि से षष्ठी स्यात्, एकदम बिल्कुल लॉजिकली देखो कितना बारीकी से। पर ये ध्यान रहे कि जो ससूत्र टॉपिक दिए हैं, जैसे आपके संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण, उन्हीं में से इतना बारीकी से कोई प्रश्न करेगा जो पहले ही आपको अल्टीमेटम दे रखे हैं कि भैया आपको हम ससूत्र ही यहाँ से प्रश्न करेंगे, इसलिए सूत्रों के साथ ही आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे ही देखिए सूत्र का उदाहरण पूछा। अब ये देखिए नॉर्मली मैंने कहा ना कि सूत्र के अर्थ को पूरा करवा लेता है। जैसे सूत्र है अपना भावी, तो उसका अर्थ है सिद्धावस्था पन्ने धात्वर्थे वाच्य धातोः घय प्रत्यय स्यात्। तो सूत्र देकर के अर्थ नहीं पूछा, बल्कि अर्थ को ही पूरा पूछ लिया। तो ऐसी वृत्ति संबंधी अधूरे काम को पूरा करवा लेता है। तो यहाँ पर घय प्रत्यय होता है, 2018 का सेकंड ग्रेड का प्रश्न था। तो आधा अर्थ जो है सूत्र का देकर के उसको पूरा करवा लेता है। कभी आधा सूत्र देकर सूत्र को ही पूरा करवा लेता है। तो कभी सूत्र का अर्थ पूछेगा तो कभी अर्थ से सूत्र पूछेगा। इसी प्रकार से देखो क्या करेगा, कभी कभी आपको क्या करता है कि कोई वाक्य दे दिया, या कोई सूत्र भी दे सकता है, कोई वाक्य भी दे सकता है, उस सूत्र या वाक्य में से किसी विशेष पद का अर्थ पूछा जाता है। जैसे कोई वाक्य दे दिया मान लीजिए, उसमें भी कोई आपको टारगेट कर लेगा कि इसके बारे में कोई प्रश्न कर लेगा। और ऐसा भी हमेशा प्रश्न आता है कि कोई सूत्र है, तो उस सूत्र में से किसी शब्द विशेष का अर्थ पूछ लेता है, या कोई वाक्य दिया है उस वाक्य में से भी किसी का अर्थ। वाक्य में से अर्थ पूछने का मतलब, जैसे नॉर्मल एक वाक्य दे दिया, किसी अव्यय था, उस अव्यय का अर्थ पूछ लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का अर्थ बताइए। इसी प्रकार से जैसे उपसर्ग युक्त पद दे दिया पूरे वाक्य में, कहा कि इस वाक्य के हिसाब से उस उपसर्ग युक्त पद का अर्थ बताइए। खूब प्रचलन में है, खूब आते हैं परीक्षा में। 2018 में तो इतना बढ़िया लेवल का मामला था अव्यय में। 2013 में भी अव्यय के बहुत जोरदार प्रश्न आते थे। इतना टिपिकल मामला हो जाता था कि जो अर्थ आप पढ़ के जाते हैं वो अर्थ दिखता ही नहीं वहां पर। तो एक अच्छा ट्रेंड। दूसरा जो एक सदाबहार ट्रेंड है ग्रामर के सूत्रों में, जैसे कई सूत्र ऐसे होते हैं जिनमें अर्थ जो है उस सूत्र में भगवान पाणिनि की मंशा के अनुसार लिया जाता है। ऐसे सूत्रों में उन शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। तो वाक्य या सूत्र में किसी विशेष पद या शब्द का अर्थ संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ध्रुवम अपाये अपादानम, यहाँ पर ध्रुवम पदस्य विप्राय कहा, तो इस सूत्र में ध्रुवम का खूब अर्थ पूछा जाता है। ध्रुवम इति अवधि भूतम, ग्रेड सेकंड 2016। इसी सूत्र में पूछा जाता है कि अत्र अपाय पदस्य को अर्थ है। तो सूत्र देकर के चार पांच फिक्स है, चार पांच फिक्स है। जैसे भुआ प्रभव है, तो प्रभव का मतलब प्रथम प्रकाशन स्थल। जनिकर्तु प्रकृति ही, प्रकृति मानी मूल जो प्रकृति है, मूल जो उत्पत्ति का स्थान है, और हेतु मानी जो कारण है, जनी मानी जो जन्म लेने वाला है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें पूछता है। अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग का क्या अर्थ है? मोक्ष नहीं है, अपवर्ग मानी फल प्राप्ति है। प्राजीर असोड़ है, प्राजीर असोड़, असोड़ का मतलब असह्यो अर्थ है। वारणार्था नाम इप्सितः, वार्ण मानी प्रवृत्ति विघातो वारणम, फिक्स है। ध्रुवम अपाये अपादानम, वारणार्था नाम इप्सितः, आख्याता उपयोगे, उपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। ये लगभग 6-7 ऐसे सूत्र हैं जिनमें से आपको 100% कोई ना कोई प्रश्न जरूर करेगा। तो सूत्र दे दिया और ये पूछ लिया। ध्रुवम अपाय पादानम, देखो यही मैंने वापस पूछा क्योंकि दोनों बार प्रश्न ध्रुवम का पूछ लिया, कभी पादान का। 2016 में ध्रुवम पूछा, 2023 में इसका पूछ लिया। तो ऐसे आपसे प्रश्न करेगा। इसके अलावा किसी अव्यय संबंधी प्रश्न डाल देगा। अब समझ रहे हैं क्योंकि पेपर आप पढ़ते हैं हमेशा। तो उस अव्यय संबंधी प्रश्न में भी आपसे क्या करेगा, उपसर्ग युक्त पद दे देगा और कह देगा इसका, जैसे सजन अत्याचरति, इस वाक्य में अत्याचरति का अर्थ बताइए, है ना। और ग्रामम ग्राम द्वयम अंतरा नदी प्रवहति, यहाँ पर अंतरा का अर्थ क्या है। तो ऐसे खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बकायदा। इसके अलावा भी कुछ अन्य तरीकों से भी प्रश्न इसमें किए जाते हैं। तो विशेष सूत्रों में टारगेट करके आपसे प्रश्न किए जाते हैं। तो यहाँ तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अपवर्गीय तृतीया, ध्रुवम अपाय पादानम, जनि कर्तु प्रकृति। और इसी से मिलता जुलता एक चीज और है। जैसे कई बार क्या करता है, आपको एक वाक्य दे देता है और फिर ये कह देता है इसमें प्रियमाण कौन है, इसमें जनि कर्तु कौन है, इसमें हेतु कौन है, इसमें प्रकृति कौन है, इसमें ध्रुवम कौन है, इसमें अपाय कौन है, इसमें अपवर्ग कौन है ना, इसमें भय हेतु कौन है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब आते हैं। भय हेतु वाले प्रश्न में भी खूब पूछा जाता है ना। यम प्रतिकोप कौन है, चर्थनाम प्रियमाण में प्रियमाण कौन है, ऐसे भी खूब पूछे जाते हैं। अकथित कर्म कौन है, कथित कर्म कौन है, अनिप्सित कर्म कौन है, स्वतंत्र कर्ता कौन है ना, हेतु कर्ता कौन है। ऐसे भी खूब प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो अगला जो अपने प्रश्नों के तरीके हैं उसमें चलते हैं अपन।
ये तो अपन ने कर लिया। ठीक। इसके बाद देखो क्रमशः वाले प्रश्न। क्रमशः का मतलब हो गया कि एक तो मैंने आपसे कहा था कि क्रम से जमाना है भाई, इसमें इस क्रम से इनका क्रम क्या है, इनका क्रम क्या है। लेकिन अब जो एक नया ट्रेंड देखा मैंने कुछ एग्जाम्स में, उसमें क्या होता है कि प्रश्न में बहुत सारी चीजें एक समान या अलग अलग चीजों को डाल देता है और ये कहता है कि जिस क्रम में प्रश्न में मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ उसी क्रम से उत्तर में से उन चीजों को जमा के उत्तर दो। यानी कि वो कोई शाश्वत क्रम नहीं है उनका। जैसे 4 पुरुषार्थ का शाश्वत क्रम है तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा, 4 वेदों का शाश्वत क्रम है पूछ लेगा, 8 संस्कारों का 16 संस्कारों का शाश्वत क्रम है, वो जिनका शाश्वत क्रम नहीं। लेकिन आप जहां भी समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि में, प्रत्यय इत्यादि में आप अपने हिसाब से भी क्रमशः जैसे प्रश्न में कुछ चीजें आप डाल रहे हैं, जैसे आपने 4 प्रत्ययों के नाम दे दिए और कह दिए इन 4 प्रत्ययों से युक्त पदों को भी इसी क्रम से जमाइए आप। इसको मैंने क्रमशः वाला प्रश्न दिया। जैसे उदाहरण के लिए राजन्य, क्षत्रिय, कुलीन, रेवती के 4 शब्द हैं, चारों ही प्रत्ययांत हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले शब्द में जो प्रत्यय उसको आगे रखिए, फिर उसको दूसरे नंबर पे रखिए, तीसरे। अगड़ बगड़ नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि चारों प्रत्यय है ना, जैसे इसमें मान लीजिए एक्स कोई आपका उत्तर है, जैसे इसमें है यत, घ, ख और ठक। अब यही चारों प्रत्यय यहां पर भी हो सकते थे, लेकिन इनका क्रम आपको वही रखना, ये सावधान। इसलिए मैंने इसको अलग कहा कि क्रमशः का मतलब होता है, जैसे आपसे पूछा यण वर्ण में कौन आते हैं, यवरल, यरलव, आप तो कह दो कि चारों ही तो आते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में वही बताना है जो इनका क्रम जिस रूप में होता है। अगर प्रसिद्धि है क्रम की कि यवरल ही क्रम रहता है माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से, तो बिना कहे वही क्रम रखना है। अगर वो बकायदा आपसे जिज्ञासा बस जानना चाह रहा है, अब ये जो आपका क्रम दिया है तो आपको इसी तरह रखना है। और क्रम देखो, राजन शब्द से क्रमशः, क्रमशः का मतलब है कि आगे पीछे वाले नहीं देखना है। पहले चतुर्थी पंचमी, चतुर्थी का एक वचन, फिर पंचमी का एक वचन, फिर सप्तमी का एक वचन ही चाहिए। चाहे आपका उत्तर इसमें जो भी है, जैसे राजन का चतुर्थी एक वचन आप देखोगे राज्य, पंचमी का एक वचन राज्य और राज्य, जैसे इसमें अ उत्तर है। अगर ये तीनों ऑप्शन यहाँ होते आगे पीछे होते, आगे पीछे क्या होते हैं, ये देखो राज्य है, राज्य और राज्य। अब आप इसके लिए भी लड़ लोगे गुरुजी उत्तर तो ये भी सही है, ये नहीं है। क्रमशः का मतलब ये होता है कि जिस क्रम से प्रश्न में क्रम डाला है वही उत्तर में होना चाहिए। युष्माकम मह्यम त्वयि, इनमें क्रमशः विभक्तियां बताइए। अब आप कह दोगे गुरुजी आगे पीछे हो, तो ना, जिस क्रम से प्रश्न में पूछिए उसी क्रम से आपको बतानी है। तो क्रमशः में कई बार ऐसा होता है, आप लोग क्या करते हो ऐसे ऐसे मिला लेते हो, षष्ठी द्वितीया मिल तो गई गुरुजी, लेकिन जो क्रम दिया हुआ है कि भाई युष्माकम में षष्ठी, फिर उसके बाद में चतुर्थी ही रहना चाहिए, फिर उसके बाद सप्तमी रहना चाहिए, अगर ये अदला बदली करके भी कहीं डाल दे, इसमें डाल देता, तो आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। अगर करते हो तो फिर गलत बात है। इसी प्रकार से और भी कुछ प्रश्न जैसे मैंने लिए हैं, ये तो मैंने क्या है कि थोड़ा ऐसे डाल दिया कि 2022 का जो पेपर था ना, उसमें कुछ अच्छे प्रश्न थे, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे, तो शायद मैं इसमें लिखना चाह रहा था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, मुझे जहां तक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर जो अलग से बिंदु था एक, तो मैं डाल लेता हूँ। अगला जो प्रश्न का प्रकार है, अलग जो नंबर है उसके हिसाब से अपने में चलना है 14वें नंबर पे। 14वें नंबर से मेरा मतलब है कि देखिए प्रश्नों के जैसे सरल प्रश्न तो आपने देखे ही हैं, एक होता है लघु और दीर्घाकार। तो लघु की चर्चा तो अपन लगभग कर ही लिए, पहला बिंदु अपना यही था, बस सरल प्रश्न छोटे प्रश्न आते हैं जो। एक होता है दीर्घ आकार के प्रश्न, लेकिन दोनों को साथ ले लेते हैं चलो। इसमें क्या होता है, प्रश्नों के प्रकार के हिसाब से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। एक होते हैं छोटे प्रश्न, एक होते हैं बड़े प्रश्न। ऐसा नहीं है कि छोटा प्रश्न बहुत सरल होता है, छोटा भी कई बार बहुत खोटा होता है। और ऐसा नहीं है कि बड़ा प्रश्न हमेशा कठिन होता है, कई बार बड़ा प्रश्न होने से अपना आसानी से उत्तर निकाल लेते हैं। लेकिन सरल कठिन भी हो सकता है, छोटा सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, वैसे बड़ा प्रश्न भी कठिन हो सकता है और वो भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि सूचनाएं बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, एकमात्र ऐसा पेपर था जो वास्तव में बड़े बड़े प्रश्नों का पेपर था। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न बड़े थे, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं। बड़े बड़े कैसे आते हैं, देखो छोटे प्रश्न देखो, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अगम्य, छोटा ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य प्रश्न है, इसमें कोई वो नहीं है आडंबर, तो इसको कह रहे हैं छोटा प्रश्न। अब छोटा इसका मतलब ये नहीं कोई सीधा ही उत्तर आ जाएगा, अब आपको इस पंक्ति का ज्ञान होगा कि नीति शतक में तो ही तो उत्तर दोगे, वरना कहां से दोगे। बड़े प्रश्न कैसे होते हैं, बड़े प्रश्न ऐसे होते हैं, असंगत कथन, हालांकि संगत असंगत अपन बात कर लिए, लेकिन प्रश्न की आकार की बात कर रहे हैं, बड़े प्रश्न। अब इतने सारे असंगत कथनों में डाल दिए इसने, इतने सारे कि अग्नि के नाम है क्या, वरुण के, इतना बड़ा प्रश्न हो गया। ये छोटा प्रश्न आ गया, देखिए ये भी छोटा प्रश्न है, ये फिर बड़ा प्रश्न, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। रामायण के कथानक और कांड के हिसाब से कितनी सूचनाएं डाल दी। हालांकि ये भी उचित अनुचित है, और उचित अनुचित में आपका मैं ध्यान इधर लेना चाहूंगा। यहां देखो क्या लिखा, दृष्टया किम अनुचितम वर्तते,
हालांकि इसमें तो अनुचितम की आवाज आ रही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं अ छुपा हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना। इतना बड़ा प्रश्न हो गया। इसी तरह से प्रत्यय की दृष्टि से देखो, ग्रेड फर्स्ट 2022 का पेपर है। यहाँ देखो सूत्रों में संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, लोप संज्ञा, कितने बड़े बड़े प्रश्न इसने डालने का प्रयास किया। ये देखो सुगनासोपदेश में लंबी लंबी पंक्तियां डाल दी, है ना। इसी तरह से आप इधर भी देख सकते हैं। ये देखो असमीचीन युग्म में बड़े बड़े उदाहरण और उनके सूत्र दिए, फिर ये छोटा प्रश्न दिया। इसके बाद में जैसे ये छोटे हैं, ये प्रश्न जैसे सुक्ति वाला है तो बड़ा होनी है कि सुक्ति बड़ी होती है। तो मेरा कहने का मतलब 2022 के पेपर में इन्होंने एक अलग ही प्रयोग किया, एक अलग लेवल का प्रयोग किया और इतने बड़े बड़े प्रश्न आपके सामने रखे। मैं बोर्ड पे बड़ा भी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखे भी वास्तव में बड़ा ही है प्रश्न। बहुभूति के संदर्भ में सम्यक कथनम नास्ति, सही कथन नहीं है। देखो इसने क्या बोला, सम्यक नास्ति माने सही नहीं है, माने गलत को छांटना। अब ऐसी बड़ी बड़ी पंक्तियां, बहुत सारी सूचनाएं डाल दी इसमें, है ना। इसी प्रकार से 56 महाभारत के संदर्भ में एक कथनम, ये देखो यहाँ देखो, एकम कथनम असंगतम, तो कथनम असंगतम वर्तते, उसको चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर भी बड़ा प्रश्न ही था आपका, एक अलग से ही उदाहरण डाला, उसके लिए इतनी सारी सूचना दी। तो ऐसे बड़े प्रश्न भी परीक्षाओं में आपसे करेगा, तो बड़े प्रश्न से घबराना नहीं है। और मैंने 2022 से अब तक जितने भी पेपर बनाए हैं उनमें संगत असंगत के साथ में हमेशा कोशिश करी है कि छोटे और बड़े दोनों तरह के प्रश्नों का पूर्ण, हालांकि मैंने कोशिश 70% बड़े ही प्रश्न देने की परिपाटी अपना ली, क्योंकि जो विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो छोटे प्रश्न उसको, चाहे वो कठिन है ना तो भी लगेगा हम तो इतने बड़े बड़े प्रश्न करके आए, ये छोटे प्रश्नों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षा में उन बच्चों को फायदा मिलता है। आप और देख सकते हैं, देखो कैसे नॉर्मली प्रयोग सामान्य प्रश्नों को भी कितना विशेष बना रखा है कि न जाने भोक्तारम कम समुपस्थाश्यति विधि करके, और कितना इसमें भाई विभक्ति का नाम भी देखो एक वचन में, फिर पुल्लिंग में क्या बनेगा ऐसे करके, मतलब यहाँ पर ये भोक्तारम शब्द को इतना उससे उधेड़ के, मतलब खुद मेहनत कर रहा है। चाहता तो ये यहाँ डाल के भोक्तारम ऐसे शब्द दे सकता था, लेकिन उल्टा काम किया। ऐसे यहाँ देखो सांख्य दर्शन का प्रश्न कितना बड़ा है, समस्त विग्रह का तो क्या रहता है ये। तो ऐसे बहुत बड़े प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में और लघु आकार दोनों तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए। 15वां है, पद यानी शब्द में या वाक्य में कार्य का कोई कारण सूत्र पूछ लिया, या फिर कारण सूत्र दे करके उसका उदाहरण या वाक्य पूछ लिया, कोई शब्द पूछ लिया। मानी जैसे कोई भी सूत्र है, उसका कोई काम है तो उस काम को पूछ लिया, या काम दे करके उससे सूत्र को पूछ, ये कुछ वैसा ही है जैसे उदाहरण और नियम पूछना, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यहाँ कार्य को टारगेट किया जाता है। एक तो उदाहरण नॉर्मली वाक्य श्रवण दीर्घ का उदाहरण है या नहीं है, एक होता है कि भाई ऐसा नॉर्मल वाक्य दे दिया और कह दिया कि इसमें ये काम किस सूत्र ने किया है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, युष्मान शब्द रूप है, द्वितीय का बहुवचन है, कहा कि यहाँ जो न नकारादि से किसने किया। अब शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यहाँ अर्थ का सूत्र नहीं पूछा है, ना उदाहरण का सूत्र पूछा है, यहाँ किसी पर्टिकुलर काम का सूत्र पूछा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ शब्द रूप धातु रूप पढ़ते समय आपको सिद्धि प्रक्रिया को एक बार तो पढ़ लेना चाहिए, और हम पढ़ाते भी हैं आपको बकायदा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ काम वर्क पूछते, जैसे रामान का पूछा हुआ है अपने यहाँ कि हलंत्यम से संज्ञा क्यों नहीं होती, क्योंकि न विभक्तौ तुस्मा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जहां कोई कारण देकर के उसका कार्य पूछा जाता है, या कार्य देकर के उसका कारण सूत्र पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बकायदा कार्य दिखाया कि युष्मान में नकार आदेश तो हुआ है, लेकिन उसका कारण सूत्र क्या है, तो आप कहते हैं ससोनः। ये फर्स्ट ग्रेड शिक्षा विभाग के पेपर में से लिया मैंने 2024 में से। ऐसे ही देखो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, इस उदाहरण में चार थे, कीदृशः द्वंद्व समास है कि च के अर्थ में किस तरह का समास हुआ, तो सूत्र देकर उसका कार्य पूछा कि किस अर्थ में समास हुआ। तो हमने कहा ईश्वरम च, ये जो है मतलब चार जो अर्थ है ना, ये भी 2022 शिक्षा का फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, शिक्षा विभाग का, साहित्य व्याकरण इत्यादि का, तो वहां पर पूछा। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व है, तो समुचय अर्थ में जो है यहाँ पर समास की चर्चा, हालांकि इसमें समास नहीं होता, पर इसने पूछना चाहा कि जो च है वो किस अर्थ में आया है, तो यहाँ कार्य पूछा। और देखिए ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, एक वाक्य दिया और ये कह दिया कि यहाँ जो तृणम है इसकी कर्म संज्ञा कौन सूत्र से करता है। इसका मतलब इस वाक्य में एक शब्द को टारगेट किया तृणम को, और उसमें काम दिखाया कि इसकी कर्म संज्ञा तो होती है, और कर्म संज्ञा करने वाला कारण सूत्र क्या है। फर्स्ट ग्रेड 2018 का प्रश्न है कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति में तृणम इसकी कर्म संज्ञा जो होती है तथा युक्तम चानिपसितम, तो उसको कारण को बताओ। और देखिए कह प्लस अपी बराबर कॉपी बना दिया, कार्य दिखा दिया। कहा यहाँ ओत्व जो कार्य हुआ है, ओ जो बना है फाइनली, हालांकि ओ नहीं होता, उत्व कार्य होता है, लेकिन इसने कहा, अब ठीक है पेपर में आया है तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो वो किसने किया, तो यहाँ कार्य करके फिर कारण पूछा, अतुरुर प्लुताल अप्लुते। इसी प्रकार से शांतः शब्द है, इसमें अनुस्वार का नकार आदेश केन, इसने ये नहीं कहा कि अनुस्वार परसवर्ण किसने किया, ना ही यहाँ पर नकार आदेश होता है, यहाँ वास्तव में परसवर्ण में न आता है, ऐसे कोई डायरेक्ट सूत्र नकार आदेश नहीं करता, लेकिन पूछने के ट्रेंड है, काम दिखा करके फिर कारण पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर में प्रश्न था अनुस्वार से यही परसवर्ण, न भीतो मरणाद अस्मि, मैं मरने से नहीं डरता हूं, इसका अर्थ है भाई रेखांकित पद में कारक विधायक सूत्र बताइए। तो यहाँ
इसने वाक्य दिया, वाक्य में एक शब्द को पकड़ लिया, मरणार्थ में कारक बता दिया कि इसमें अपादान कारक हुआ है, तो अपादान कारक जो कार्य हुआ है, अपादान संज्ञा जो काम हुआ है, उसका सूत्र कौन सा है, तो वहां पर अपने को बताना पड़ेगा भित्रार्थानाम वह हेतु। इसी तरह से देखो हरिये रोचते भक्ति, इस वाक्य में कस्मिन अर्थे संप्रदान संज्ञा, यहाँ पर किस अर्थ में संप्रदान संज्ञा हुई है, ग्रेड सेकंड 2024 का प्रश्न था। तो आपको बताना है कि हरिये रोचते भक्ति में, मैंने कहा था ना जैसे प्रियमान अर्थ में ऐसे पूछ लेता है, प्रियमान ही पूछ लेता है कि आप प्रियमान कौन है ऐसा, या प्रियमान की संज्ञा किस सूत्र से हुई है, ऐसे वर्ग संबंधी और कारण संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो 16वां प्रकार है, वाक्य में से किसी पद को आधार बना करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पर्टिकुलर एक शब्द को, जैसे अभी ऊपर मैंने तृणम को टारगेट किया, वैसे भी प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कृषकः क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानी अवचिनोति, बिना बात का वाक्य बढ़ा दिया कि कहीं आप परेशान हो जाओ, है ना। 2022 फर्स्ट ग्रेड में आया था कि इस उदाहरण में अकथितम किम, अब पूरा सेंटेंस दिया, फिर एक शब्द को टारगेट करके उसके बारे में प्रश्न किया आपसे कि बताइए यहाँ पर अकथित कौन है, तो अकथित मानी जो गौण कर्म है वो आपको ढूंढना था। तो क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानी, तो जो वृक्षम है वो आपका अकथित कर्म हो जाएगा। ऐसे ही ईश्वरम गुरुम च भजस्व, जैसे प्रश्न मैंने आपसे कहा था 4 थे में, तो यहाँ च को पूछ लिया, पूरे वाक्य में च के बारे में प्रश्न कर लिया। इसी प्रकार से जैसे रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी, इस लक्षण में रसई शब्द, एक पूरे वाक्य देकर के एक शब्द को टारगेट किया कि यहाँ रसई शब्द के द्वारा कौन सी संख्या जो है सूचित की जाती है, फर्स्ट ग्रेड 2022 का प्रश्न था। ऐसे ही या तत्र शाद युवती विशेष सृष्टि रादेव धातु, ऐसा पूरा सेंटेंस दिया। इत्यत्र महाकवि कालिदास ने का युवती वर्णिता, पर्टिकुलर विशेषण पूछा कि जो युवती है वो कौन सी युवती के बारे में, जो कुबेर की पत्नी थी, यक्ष की जो पत्नी थी विशालाक्षी, उसके बारे में था। फर्स्ट ग्रेड 2022 का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक शब्द को टारगेट करके, भाई युवती तो कौन युवती है ना, रस तो कौन रस संख्या, ऐसा। इसी प्रकार से देखो परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत ने कहा कि 2 प्रतिष्ठाएं हैं मेरी, हालांकि मेरे पास बहुत सारे कारण हैं मान सम्मान के, लेकिन 2 मेरी प्रतिष्ठाएं हैं। तो पूछा कि वो 2 प्रतिष्ठा कौन है, तो ऐसे वाक्य में पर्टिकुलर किसी शब्द को, सर्वनाम को, ऐसे गीता में बहुत प्रश्न पूछा आपसे। न अयम हन्यते हन्यमाने शरीरे, वहां पूछ लिया कि हन्यमाने शरीरे, या न हन्यते न अयम, है ना। तम उक्त्वा, तम कौन है, तस्मै उक्त्वा, तस्मै कौन है, पूजारहौ है ना, इमौ पूजारहौ अरिसूदनौ, तो पूजारहौ कौन है। तो ऐसे मतलब कई सर्वनाम शब्दों का, कई विशेषण शब्दों का नाम लेकर के कई संज्ञा शब्दों की प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत सारी पंक्तियों में सर्वनाम को टारगेट कर लेता है। जैसे आपसे पूछा था कि यया तेरी शर्मिष्ठा भर्तृ बहुमता भव, तो वहां लिखा था कि तुम अपि सुतम सम्राजम, तुम भी सम्राट सुत की प्राप्ति करना, तो तुम कौन, शकुंतला, और सा इव उसके जैसी, तो सा कौन, शर्मिष्ठा। ऐसे प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था प्रश्न। तो सर्वनाम संबंधी गीता में, शाकुंतलम में कथन उपकथन जहां होते हैं वहां ये प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इनके बारे में भी हमको समझना है, ठीक है। और देखिए पहचान संबंधी प्रश्न, पहचान का मतलब होता है नॉर्मली वो आपसे पहचाने का प्रयास करवाएगा। एक जैसे कोई सेंटेंस दे दिया आपको, फिर आपसे कहेगा कि इसमें विशेषण कौन है, इसमें अव्यय कौन है, इसमें उपसर्ग कौन है, ऐसे इसमें ऐसे ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको पहचान संबंधी प्रश्न कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए विराट नगरम ऐतिहासिकम स्थानम अस्ति तत्र प्राचीन सभ्यता आसीत, इन दोनों वाक्यों में कौन अव्यय पद है भाई, तो इसका मतलब आपको इस सेंटेंस में अव्यय की पहचान करनी है कि कौन इसमें अव्यय है। जैसे यहाँ तत्र अव्यय है तो आपने छांट लिया, L2 का प्रश्न दिया मैंने, मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, इस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग कौन सा किया गया, यानी कौन से प्रत्यय का प्रयोग है, तो ये आप पहचान करो। तो आप बकायदा सबको देखोगे फिर आप पहचान लोगे, दृष्ट्वा में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसा कि ग्रेड 3 का प्रश्न है ये 23 वाली, हाँ थर्ड ग्रेड 2023 में भी तो पेपर हुआ था, तो 2023 वाले थर्ड ग्रेड का पेपर का प्रश्न है। इसी प्रकार से कुटिलाः श्यामला दीर्घाः कटाक्षा कुंतलाश्चते, यहाँ पर कौन अलंकार, पहचान कीजिए, पढ़िए इसको, समझिए। ग्रेड 2 2024 का प्रश्न है, उसका उत्तर आपको देना है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में कौन कवि है जो अर्थ गौरव इसके द्वारा अलंकृत किया गया है, तो इसका मतलब ये किसके लिए आया है, ये आपको पहचान करनी है। आपको पहचानना है उस व्यक्ति को, उस शब्द को, उस आदमी को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस उदाहरण को। 2023 सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आपका इस तरह पूछा गया था। तो पहचान का मतलब ये होता है कि आपको इसमें उपसर्ग पहचानो, ये किसके बारे में कही गई है, ये लाइन पहचानो, है ना, इसमें कौन अव्यय है उसको पहचानो, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अंतिम सोपान में है अपन, लगभग 17 प्रश्नों के प्रकार की चर्चा कर लिए हैं। 18वां क्वेश्चन जो है वो है बहुत सामान्य प्रश्न है, ऊपर से भी कुछ चीजें और है, अगर चाहो तो यहाँ भी ले सकता हूँ मैं। देखो मैंने कहा ना गीता के उदाहरणों में कि खूब पूछा हुआ प्रश्न है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, 2018 सेकंड ग्रेड का प्रश्न था। तो इसमें पूछा कि गीता की इस पंक्ति में श्री कृष्ण ने एनम ये किसके लिए कहा,
पहचानिए आप एनम किसके लिए कहा, तो ना ही तो इसको कोई काट सकता है, नहीं तो ये आत्मानम या अव्यय के लिए कहा गया, अव्यय आत्मा के लिए कहा गया है। ऐसे कर्तुर इप्सितम कर्म है, यदि बालक पठनाय विद्यालय गच्छति, तो इस वाक्य में इप्सितम कौन है, तो आप पहचानिए इप्सितम कौन है, सेकंड ग्रेड 2018 का प्रश्न है। तो ऐसे भाई इसको पहचानिए, इसमें अपादान कौन है, सप्तमी वाला पद कौन सा है, इसमें विशेषण कौन सा है, इसमें अव्यय कौन सा है ना, इसमें सर्वनाम किसके लिए आया है, एनम किसके लिए आया, ऐसे साहित्य व्याकरण और हर जगह ऐसे प्रश्नों का खूब प्रयोग किया जाता है। 18वां जो प्रकार है बहुत प्रसिद्ध है, आप समझते हैं, सुक्ति पूछ लेना, सुक्ति का वक्ता पूछ लेना, श्रोता पूछ लेना, ये सुक्ति किस कवि की है, किस ग्रंथ की है, तो कोई कथन दे देता है, कोई पंक्ति या वचन दे देता है, कोई कोटेशन दे देता है, उसके ग्रंथ का नाम, उसको कहने वाले वक्ता का नाम, श्रोता का नाम, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ग्रंथ का जो जो मेन ग्रंथ है उसके रचनाकार का नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे पूछ लेता है नॉर्मली, कई बार अपन पढ़ते हैं कि विज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया है, लेकिन वो विज्ञान शाकुंतलम को नहीं कह करके और डायरेक्ट कालिदास का नाम दे देता है। तो ऐसे कवि का नाम भी डाल देता है कि इस कवि का नाम बताओ। जैसे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्षी विषाणहीन, इसमें पूछा कि बताओ ये कौन काव्य से संबंधित है, तो हम कहेंगे नीति शतक। इसी प्रश्न को ये कह सकता था कि ये किसका कथन है, हम कहेंगे भाई भर्तृहरि जी का कथन है। और हो सकता है कि भर्तृहरि जी के अंदर भी अगर संवाद होता पर्टिकुलर ग्रंथ के अंदर, तो फिर हम ग्रंथों में से देखते, जैसे गीता में किसने किसको कहा, ऐसे प्रश्न खूब आते हैं। 2022-23 का प्रश्न था ये, सेकंड ग्रेड का, भूतवा चिराय चतुरंत मह सपत्नी दुष्यंती में ऐसा करके, और ये श्लोक बताइए किसने कहा। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसिद्ध था, शकुंतला के लिए कहा गया था, ग्रेड सेकंड 2018 का प्रश्न था, और यहाँ पर आपको कण्व ऋषि का नाम लेना था, कण्व का नाम तो आया नहीं, तो उनका नाम काश्यपेन, काश्यप का नाम लेना है। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे कोई भी श्लोक दे देता है, कोई नॉर्मल कथन दे देता है, कोई वचन दे देता है, कोई कोई सूक्ति भी दे देता है, तो उसको जो पर्टिकुलर ग्रंथ के अंदर अगर कोई बोलने सुनने वाला है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, सॉरी भगवत गीता है, तो भगवत गीता के रचयिता तो आदरणीय वेद व्यास हैं, लेकिन उसमें पर्टिकुलर जो बात हो रही है वो दो तरह से हो रही है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में भी हो रही है और संजय धृतराष्ट्र, तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कोई मुझे पूछ रहा था गुरुजी द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले कौन बोला, संजय बोला, संजय वाच, उसने कहा कि भाई दोनों सेनाओं के बीच में ऐसे खड़े हैं और उसने कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो जबकि पर्टिकुलर ग्रंथ किसका है, वेद व्यास का है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना कि कई बार अंदर से भी पूछ लेता है, जैसे इसमें पूछा। और देखो, को अन्यो हुतवह दग्धुम प्रभवति सुक्ति में हुतवह, ये कम प्रतिकथितम, ये हुतवह किसके लिए कहा गया है, तो दुर्वास जो मुनि है उनके लिए कहा गया है। तो किसके लिए कहा, किसने कहा, श्रोता कौन, वक्ता कौन। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, यहाँ पर आप पढ़े हैं बकायदा, स्वप्न वासुदत्तम 2022 का प्रश्न फर्स्ट ग्रेड का है। इसमें लिखा है कि ये जो सुक्ति है अभी स्वप्न वासुदत्तम की, इसकी सुक्ति को कह कम प्रतिकथेति, किसने किसके प्रति कहा, तो इस सुक्ति को जो कहने वाला है वो योगेंद्रायण है और वासव दत्ता के प्रति कहता है। तो किसने किसके प्रति कहा, इसका वक्ता कौन है या इसका श्रोता कौन है, ये किस ग्रंथ से ली गई है, इसका कवि कौन है, रूपक भेदों में मृच्छकटिकम क्या है, तो मृच्छकटिकम में कौन है, इसका नाम, ये तो इस पर नहीं है, अपना ध्यान इस पे आना चाहिए, इसको लेना है। कौन सुक्ति, जैसे नॉर्मल जो सुक्ति का प्रश्न आता है वो तो ऐसे ही आता है कि इस सुक्ति का या तो कवि पूछेगा या ग्रंथ पूछेगा, या ऐसे पूछ लेगा कि इस ग्रंथ में कौन सुक्ति है या नहीं है, या इस कवि की कौन सुक्ति है या नहीं है। तो इसमें दे दिया जैसे किरातार्जुनी महाकाव्य में कौन सुक्ति नहीं मिलती है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि न रत्नम अनुष्यति मृग्यते ही तत्, ये कुमार संभव की पंक्ति है, तो उसको आप बाहर कर दीजिए, ग्रेड फर्स्ट 2022 का प्रश्न था। तो सुक्ति संबंधी प्रश्नों को आप जानते हैं, सुक्ति का केवल ग्रंथ नहीं पूछता, कई बार ग्रंथ में से ही 4 पंक्तियां दे देगा, एक बाहर कर देगा, या 3 रख लेगा, एक को गलत साबित कर देगा, ग्रंथ के बजाय कवि का नाम लेके भी बोल देगा कि ये महाकवि कालिदास की है कि नहीं। अब सारे ग्रंथों में से कोई सी भी उठा उठा के डाल देगा, तो एक ग्रंथ की भी हो सकती है, अलग अलग ग्रंथों की हो सकती है, एक कवि की हो सकती है, और कवि के नाम को पूछ सकता है, उसके अंदर भी संवाद हो तो किसने किसके प्रति का, ये भी पूछ सकता है। 19वां जो प्रश्न मैंने कहा, हालांकि कुछ अलग नहीं है, लेकिन अस्ति और नास्ति में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, इसलिए संगतम अस्ति संगतम नास्ति के साथ साथ में जो अस्ति नास्ति है, इस अस्ति और नास्ति के साथ साथ आपको 2 शब्द और ध्यान में रखने हैं। अस्ति का मीनिंग होता है वर्तते है, और एक और शब्द जो मैंने देखा है परीक्षाओं में विद्यते, और इसके साथ में लगाओगे तो न वर्तते, और इधर हो जाएगा आपका न विद्यते। तो इस तरह से ये 3 आपके शब्द हैं, अस्ति विलोम हो गया नास्ति, वर्तते न वर्तते, विद्यते न विद्यते। ठीक है, कई बार अविद्यते भी कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहता। तो ये 3 शब्द हैं आस्ति नास्ति के चक्कर में, तो आपको इनमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं अपन, अस्थि की जगह नास्ति मतलब अपने मन से अर्थ कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अधोलिखित में देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना नास्ति, तो पहले समझो उसको आराम से कि रचना नहीं है, इसका मतलब जो कलानाथ जी की रचना नहीं है उसको अपने बाहर करना है। ग्रेड 2 2025 का प्रश्न है। जैसे अनुदात संज्ञा
सूत्रम अस्ति। तो अनुदात संज्ञा का सूत्र कौन सा है, बस उसको ध्यान रखना है। ग्रेड सेकंड 2025 का प्रश्न है। अकय सवर्णे दीर्घ इसके उदाहरणम अस्ति, इसका मतलब इसके जो उदाहरण है उसको देखना है, तो जो बाकी के नहीं है उनको बाहर कर देना है। अस्ति नास्ति में अगर सिंपल अस्ति नास्ति वर्तते विद्यते न वर्तते न विद्यते है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में जब शब्द जुड़ जाता है संगतम न वर्तते, संगतम न विद्यते, समीचीनम नास्ति, असमीचीनम नास्ति, फिर दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसको मेरा कहने का मतलब था, मुझे एक दो प्रश्न जोड़ देने चाहिए थे। इसका मतलब ये जैसे नॉर्मली प्रश्न दे रहा हूं, अकह सवर्णे दीर्घे दीर्घः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, ये तो सामान्य हो गया। नॉर्मल दे देता युग्म करके और दे देता निम्नलिखितेषु असंगतम युग्मम नास्ति, असंगत युग्मम नास्ति, गलत नहीं है मतलब जो सही है। संगतम नास्ति मतलब जो सही नहीं है मतलब गलत है। तो जो संगत असंगत सुमेलित असुमेलित उचित अनुचित जो मेन जो शब्द हैं उनके साथ में जो अस्ति नास्ति का प्रयोग है वो ज्यादा डेंजरस है, इस पर आपको ध्यान देना है। युग्म संबंधी प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न भी वहीं आ जाता है संगत असंगत में, लेकिन इसका मतलब है कि ये प्रॉपर जोड़े में ही प्रश्न दिए जाते हैं, चाहे वो संगत असंगत पूछो चाहे कुछ और पूछो, तो जोड़े में से आपको देखना होता है। युग्म संबंधी प्रश्न यही होते हैं, जैसे देखो छंद और लक्षण का युग्म दिया, ये छंद है ये लक्षण है, अब इसमें आगे कह दिया देखो ये असंगत संगत जो मैं आपसे कह रहा था, तो ये युग्म के रूप में पूछे जाते हैं। ये संगत असंगत से जुड़े होते हैं क्योंकि एक ही प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है, उसमें अस्ति नास्ति का प्रयोग भी हो सकता है, संगत असंगत का प्रयोग भी हो सकता है और युग्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे जो जोड़ा है, अब इनका आपस में कोई मतलब नहीं है, बस इसको इससे देखना है कि जो जिसका जोड़ा ठीक नहीं है। और यहाँ पर भी देखो लक्षण और असंगतम, कई बच्चे संगतम पढ़ लेते। विश्वदेवा सुक्त मंडल सुक्त ऋषि छंदांसी, तो इतने सारे जोड़े में प्रश्न दिया जाता है कि आपको इसमें मंडल भी देखना है। अब तो खैर विश्वदेवा है नहीं पाठ्यक्रम में, लेकिन चर्चा का विषय है, प्रश्न प्रकार पढ़ रहे हैं। ग्रेड सेकंड 2025 में प्रश्न आया था, तो इसमें जोड़ा देखना है कि 1 2 3 4 ये चीजें चारों चीजें अपनी जगह सही है क्या, ये चीजें सही है क्या, ये चीजें सही है क्या। इसके बाद में आता है 21वां कथन संबंधी प्रश्न। कथन का मतलब होता है, जैसा कि मैंने देखा अपने आप में एक अलग प्रयोग है परीक्षा में। 21वां प्रश्न सेकंड ग्रेड 2025 का पेपर था, उसमें हमने पढ़ा। और अभी जो आप लोगों ने 2026 के रीट के जो विद्यार्थी हैं L1 L2 के, अगर आप पेपर दिए होंगे और L1 के स्पेशली जो हैं, हालांकि आप लोग बीएड किए हुए होंगे, फिर भी जो अगर मुझे कोई सुन रहे हो रीट वाले बच्चे, तो जो जीके का पेपर आया था उसमें जो कथन के प्रश्न आए थे बेमिसाल प्रश्न थे, बहुत बुरे प्रश्न थे, बहुत ही डरावने प्रश्न थे। लेकिन संस्कृत के पेपर में बहुत ज्यादा प्रयोग ऐसा नहीं होता। नेट लेवल पर यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वहां पर ऐसे प्रश्नों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, अच्छे से किया जाता है। इस बार मेरा ये मानना है कि अगर इसी रीति परंपरा के कुछ प्रश्न आएंगे तो दर्शन काव्य शास्त्र इत्यादि में ऐसे प्रश्नों का प्रयोग आपसे करवाया जा सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान में रख करके गंभीरता से इन प्रश्नों का जवाब देना है। ऐसे प्रश्नों को भी हमेशा, कई बार क्या होता है कि अपने संस्कृत में तो चलो इतना सब नहीं है, अपना बैठ जाता है, जीके वगैरह में चीजें बहुत ज्यादा हैं तो उनको कैसे भी उलझाया जा सकता है, लेकिन संस्कृत में इतना उलझन नहीं होती। तो अपने तो क्या है कि अगर आप पढ़ के जाओगे चीजें समझ जाओगे, कारण कार्य में या जो भी है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 2025 का सेकंड ग्रेड के पेपर का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। अधोलिखित कथनयोः संदर्भे, जो कथन की बात हो रही है इसकी, समुचितम विकल्पम चुनित, तो सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कथन है पदांत से सस्य सजुष रुष्यात्, ये अर्थ दिया कोई कि पदांत से और सजुष के से का रू हो जाता है। दूसरा कथन है अप्लुदादतः परस्य रो रुष्यात् अप्लुतयति, ये दूसरा कथन है। अब ये कह रहा है कथन ख असमीचीन है कि दूसरा कथन गलत है, कथन क असमीचीन, पहला कथन गलत है, कथन क तथा ख दोनों ही असमीचीन है, कथन क और क दोनों ही समीचीन है। तो देखो ये जो है वो सजुसुरु सूत्र का अर्थ है और ये अतोरुदाद अपलोद का, दोनों ही अर्थ सही है, तो ये अपनी जगह हो गया। अगर आपको ये अर्थ मालूम है तो वैसे ही सही हो गया, तो ये कथन में निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा प्रयोग संस्कृत में अब तक बहुत कम हुआ है। यूजीसी नेट लेवल पर होता है, सेट पेपर में होता है, लेकिन राजस्थान की या कोई अन्य ग्रेड की कोई परीक्षाएं होती है जहां स्कूल व्याख्याता लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर बनते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं, तो ऐसे प्रयोग अब तक नहीं थे। 2025 सेकंड ग्रेड का ये प्रश्न आपके सामने इसलिए रखा कि ऐसे प्रश्न आगे आ सकते हैं, संभावना रहती है, तो आपको ध्यान रखना ऐसा पूछा गया प्रश्न है। ग्रेड 2 2025 का प्रश्न में लेके आया हूं। फिर आते हैं साहब परिभाषा संबंधी प्रश्नों पर। परिभाषा संबंधी प्रश्नों में देखो विशेष जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अपने दर्शन में, है ना, कि दर्शन में जैसे पंक्ति डाल दी, बोले किसने कही, डेफिनेशन ही होती है दर्शन के एक प्रकार से। और जो सबसे ज्यादा प्रश्न अपने बनते हैं वो मनोविज्ञान के समान शिक्षण विधि में बनते हैं। तो डेफिनेशन का काम अपने यहाँ कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामर में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि बताओ ये कहाँ कहा गया है। जैसे छंद है पादौ तो वेद से कहाँ कहा गया, पाणिनि शिक्षा में। अब डेफिनेशन तो वो नहीं है क्योंकि परिभाषा अपने आप में थोड़ी अलग चीज होती है, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रश्न व्याकरण में पूछे जाते हैं। साहित्य में भी परिभाषाएं वैसी तो नहीं है अपने, क्योंकि परिभाषाओं का संबंध सिर्फ शिक्षण विधि के पेपर ग्रेड सेकंड में थर्ड में है। फर्स्ट ग्रेड में परिभाषाएं अपने मनोविज्ञान वाले संस्कृत पेपर में मनोविज्ञान भी है, तो वहां आईसीटी में इसमें आ सकती है। लेकिन फिर भी
कुछ प्रयोग, कुछ हद तक प्रयोग ऐसे हो जाते हैं, जैसे प्रति अक्षर श्लेष मय ग्रंथ, अभी कथन हो गया, एक तरह परिभाषा ही हो गई, ये किसने कहा, है ना? और वंदे वाल्मीकि कोकिलम, ये किसने कहा? तो ऐसे कोटेशन टाइप की कथन है, उक्तियां हैं, हालांकि सुक्तियों में आ जाती है, अपन फिर भी वक्ता श्रोता में आ जाती है या कवि में आ जाती है। परिभाषा का पर्टिकुलर जो प्रश्न आएगा अपने यहाँ पेपर में, वो सेकंड ग्रेड पेपर में और थर्ड ग्रेड पेपर में आता है, यानी जहां जहां शिक्षण विधि के प्रश्न है वहां डेफिनेशन का मामला बनता है। जैसा कि ग्रेड 2 का 2025 का प्रश्न था, डेफिनेशन आई थी कि इयं छात्रे शिक्षकैश्च प्रयुज्यमाना विद्यास्ति यतः शिक्षक अस्य उपकरण सहाय्येन निर्देशनं ददाति छात्रास्य व्याख्यान आत्मना आत्माना व्यक्तिंच करोति। ये कथन किसका है? तो ऐसा करके उन्होंने प्रश्न दिया कि जॉन डीवी का है या किलपैट्रिक का, स्किनर का है, प्रोफेसर स्ट्रक का है, तो ऐसा प्रश्न दिया। ऐसी पाठ योजना तत्कथनाय शीर्षकम ददाति, शिक्षक के मार्गदर्शन में देने गतिविधियों के परिणामत्वेन प्राप्त व्याख्यानान उपलब्धीनि प्रयुक्तानां साधनानां च वर्णनम करोति, ऐसा करके प्रश्न दिया। सेकंड ग्रेड 2025 की ही डेफिनेशन है, ये भी सेकंड ग्रेड 2025 की डेफिनेशन है। तो पिछले पेपर में 2 डेफिनेशन आई थी और दोनों ही डेफिनेशन थोड़ी कठिन भी थी। इसका मतलब कुछ परिभाषाएं पाठ योजना संबंधी या कुछ अन्य चीजों संबंधी, शिक्षण सहायक सामग्री संबंधी, शिक्षण विधियों संबंधी में जो शिक्षण संबंधी, शिक्षण विधि संबंधी, है ना, और अपने जैसे नॉर्मल युक्ति प्रविधियों संबंधी डेफिनेशन आ सकती है। ऐसे ही अपना जैसे कुछ गद्य के बारे में कुछ कथन है, पद्य के बारे में कुछ प्रसिद्ध कथन है, डेफिनेशन तो नहीं है लेकिन प्रॉपर ऐसे कथनों को पूछ लिया जाता है, गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, ऐसा ऐसा करके पूछ लेता है। अंतिम जो प्रश्न है और जो एक नया आविष्कार है कूट का, नया इसलिए बोल रहा हूं कि पहले संस्कृत में ऐसे प्रश्न मैंने जहां तक है जितने पेपर पढ़े उनमें नहीं था ऐसा प्रयोग। तो ये 2026 में L1 L2 की संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रश्नों में ही ऐसा देखा गया। तालिका भी बहुत ज्यादा पूछी गई, लेकिन तालिका पहले भी पूछी जाती रही, कम पूछी गई, सभी प्रश्नों का अलग अलग समावेश होता था और अच्छा प्रश्न पत्र वही है जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न हो। लेकिन 2026 में जो पेपर बनाने वाले जो भी भाई साहब थे, जो भी शिक्षक थे, उन्होंने एक ढर्रा पकड़ लिया बस और उसमें उन्होंने मैटर डाल दिया और कूट का एक नया प्रयोग किया। तो कूट संबंधी प्रश्न विशेष रूप से 2026 में L1 L2 में पूछे गए प्रश्न, जैसे हर चीज को कूट में डालना है। लिग धातु का लिड लकार प्रथम पुरुष के क्रमशः रूप कौन से हैं, फिर ये रूप दे दिए, फिर इनको क्रमशः के लिए कह दिया समुचित ये कूट चुनो साहब। हर प्रश्न को इन्होंने कूट युष्मत शब्द के रूप दे दिए और कहा कि कूट में चुनो साहब, जो विभक्ति क्रम से जमाओ साहब। ऐसे ही इन्होंने संस्कृत शिक्षण विधि में भी देखो, भाषा कौशल के विकास में श्रवण कौशल के साधन है ना, इनका जो सही है उनका कूट चयन कीजिए आप। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उनमें से देखिए जो सिद्धांत है उनको चुनिए। तो इनमें से जो है उनका जो कूट है, जैसे मान लीजिए 3 है, तो इन 3 में से कौन से 3 सिद्धांत हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण की परंपरागत विधियां कौन कौन सी हैं, इनमें जो परंपरागत है उनका कूट देखिए, जो 3 विधियां उनके नाम छांटिए। संस्कृत शिक्षण अधिगम में ये तो अलग था, पंचदा व्याख्यान होता है, व्याख्यान के जो षड्विधम व्याख्यान होता है, तो यहाँ 5 नाम दे दिए, उन 5 नामों में जो क्रम मैंने कहा था ना, क्रम ऐसे आ जाता है, तो उनके लिए कूट चुनिए। तो कूट ये जो ना केवलम एबीसी केवलम ऐसा करके जो नया प्रोग्राम इन्होंने दिया है स्पेशली, पहले ऐसी परीक्षाओं में नहीं पूछा गया था, नॉर्मल पूछा जाता था कि कौन से कथन सही हैं गलत है, लेकिन ऐसा एक नया प्रयोग इन्होंने किया। आगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं, तो इनका क्रम पूछ लिया, देखो कूट के हिसाब से कहा कि चारों कूट दिए, ये क्रम है क्या, ये क्रम है क्या, थोड़ा उलझाने वाला मामला हो गया। पहले कैसे होता था मैं समझा देता हूँ। पहले ऐसे होता था कि ये कूट न देकर के कूट के हिसाब से इनको ढाल देता था, जैसे आगमन विधे सोपानानि संति, तो संति का मतलब जैसे एबीसीडी है ना, तो निरीक्षणम, नियम निर्धारणम, उदाहरण प्रस्ताव, परीक्षणम, ऐसे एक लाइन में दे देता था। फिर ये जो कूट है ना इसमें बी, तो पहले से नियम निर्धारणम, उदाहरण प्रस्तुतिकरण, ऐसे इनको अदल बदल करके खुद देता था, फिर अपन छांट लेते थे एक को। अब इसमें ये कह रहा है कि आप खुद ही देखो, चेक करो, तो ये थोड़ा सा एक अलग बदला हुआ पैटर्न है। भाषा शिक्षण के क्रमशः कौशल कौन से हैं, तो उनका भी क्रम पूछ लिया। अब तक जो आता था, देखा इसका प्रश्न आपने देखा होगा, श्रवण भाषण पठन लेखन, श्रवण पठन लेखन भाषण ऐसे खुद देता था, जैसे कूट जा रहे हैं देखो आप, इन कूटों से जमाओगे ना तो 4 ऑप्शन ऐसे जम जाएंगे अलग अलग। तो पहले तो अलग अलग जमा के खुद देता था, अब अपने को जमाते, जैसे पाठ योजना के क्रम होते हैं 5, आप प्रस्तावना से लेकर के प्रस्तुतिकरण करके आगे जाते हो, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, तो खूब आता है प्रश्न क्रम का। अब उसने क्या कर दिया कि वहां अलग अलग डाल के और फिर ये दे दिया, जैसा कि पूछा ही था इसमें बकायदा एक प्रश्न था, विशेष से विशेषणों को चुनो, तो इनका भी कूट डाल दिया। तो ये कूट वाला जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही डाला। श्रवण कौशल के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं कि नहीं है, तो पहले पढ़ो और फिर नीचे कूट दे दिया। वारी शब्द के विभक्ति संदर्भ में समुचित क्रम को देखो और जो क्रम है उसके हिसाब से कौन सा क्रम जा रहा है उसको चुनो। जैसे देखो यहाँ भी दे दिया यत न्यत, इनको क्रम से डाला और फिर नीचे कह दिया कि इसके हिसाब से कैसे जमाओगे, तो कौन सा कूट एकदम फिट बैठ रहा है इस पर जाओ। तो ये जो अभी ये आया था देखो, उच्चारण स्थान का प्रश्न भी कूट में डाल दिया कि न, झ, श, न, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है इनमें से कोई ना कोई, इनको भी आप क्रम से जमाओ।
तो इनको यहाँ कूट जो क्रम है, अक प्रत्याहार में जो वर्ण दो हैं उनका क्रम कौन सा रहेगा, कौन कौन से आ रहे हैं उसमें देखो, देखे कौन कौन दो अक्षर आ रहे हैं। इसी प्रकार से पूर्ण सवर्ण संधि के उदाहरण दिए और इन उदाहरणों में से कहा कि कौन पूर्ण सवर्ण संधि के उदाहरण है, केवल उनका, जो इनमें से 3 उदाहरण है एक नहीं है, तो उन 3 का कूट का चुनाव करो। शाक प्रति, ग्राम गमी, हरित्रा, चोर भयम, ऐसे समस्त पदों के प्रत्येक घटक जो सूत्र हैं, भाई इन उदाहरणों में कौन कौन से सूत्र क्रम से लग रहे हैं, जैसे इसका सबसे पहले आना चाहिए, इसका दूसरे नंबर पे आना चाहिए, इसका भी फिर आपको क्रम डाल दिया, कूट डाल दिया। ऐसे चतुर्थी तत्पुरुष समास के जो पद हैं उनका चुनाव कीजिए, जो जो चतुर्थी वाले हैं दो, उन दो में कौन से दो हैं, ये हैं, ऐसे कूट डाल दिया। प्रादियों का आरोह क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, यानी प्रय परा अपसम, मैंने कहा ना क्रम का कुछ भी प्रश्न जहां फिट होता है वहां कर सकते हो, तो जो क्रमशः है उस विकल्प को उस हिसाब से जमाइए, तो ये जमेगा, ऐसे कूट। आचार्य उच्छिद्य निसम्य, ऐसे में उपसर्ग क्रम से बताइए, तो आचार्य में जो आ है उसको पहले रखिए, तो जो कूट एकदम सेटिंग बैठ रहा है कि ये ऐसे उसको लीजिए। शुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए, कौन कौन से वाक्य सही हैं वो बता दीजिए, 3 वाक्य कौन से सही हैं, ये 3 है क्या, ये 3 है क्या, ऐसे कूट डाल दिया। प्रत्ययों के नाम लिख करके इनसे बने शब्दों के भी क्रम का कूट डाल दिया। मतलब हर प्रकार के प्रश्न को इन्होंने कूट में डालने का प्रयास किया। तो अगर आने वाली परीक्षाएं आगे हैं और ऐसी कोई संभावना बनेगी, कक्षा के अंत में ये जो मैंने 23 प्रकार बताए हैं, अब कुछ प्रश्न इसमें एक और था प्रश्न, लेकिन वो आपकी परीक्षा में नहीं था, वो नेट में था। उसमें ये था कि ऊपर 4 पंक्तियां दी हुई थी और लास्ट में लिखा हुआ था सत्य असत्य, यानी कि नीचे जैसे ऊपर दे दिया, मान लो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, रामायण में 7 कांड हैं, ऐसे दे दिया, और फिर नीचे लिखा कि सही जो विकल्प है उसका चुनाव कीजिए। उसमें लिखा था कि पहला सत्य है, दूसरा सत्य, सत्य असत्य, फिर सत्य असत्य असत्य सत्य, ऐसे नॉर्मल प्रश्न है, मैंने दिया हुआ टेस्ट सीरीज में, आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे प्रश्न भी अपने यहाँ देखे गए हैं, पर हालांकि वो सत्य असत्य वाले में आ जाता है। प्रश्नों का एक तरीका तो है, ऐसी बात नहीं है। उसमें क्या करता है, 4 लाइन दे देता है ऊपर और फिर कहते हैं सही विकल्प का चुनाव कीजिए, फिर उसमें नीचे डाल देता है, पहले ऑप्शन में डाल देता है कि 4 जो ऑप्शन है वो क्रमशः सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं, असत्य हैं, फिर उनमें से जो अपने को लगता है कि भाई हाँ पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा, तो उसका मिलान अपन कर लेते हैं। ऐसा भी एक 24वां प्रकार परीक्षाओं में देखा गया है। अब फाइनली आने वाली परीक्षा के लिहाज से और आगे के लिए में क्या है, तो इस सारे प्रश्नों के प्रकार मैंने आपको इसलिए डाले कि किसी भी परीक्षा में आप जाओगे तो इससे बाहर कोई अलग तरीके का प्रश्न आपका नहीं आएगा, सिर्फ कंटेंट बदलेगा, विषय वस्तु बदलेगी, बाकी तरीके इनमें से कोई एक रहेंगे। विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है आगामी परीक्षाओं में, नंबर 1 तालिका के प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों में विशेष ध्यान रखना है। नंबर 2 संगत असंगत समीचीन असमीचीन के जो प्रश्न आते हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन कथन सही है, सत्य असत्य जो भी है वो सारा इसी में आ जाएगा। नंबर 3 आता है आपका विशेष युग्म का, कि कौन सा युग्म जोड़े के जो प्रश्न आते हैं ना, इधर एक बात है उसके बारे में, ऐसा जैसे लक्षण छंद का नाम, लक्षण अलंकार का नाम, ऐसा युग्म का प्रश्न। और सबसे ज्यादा जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मैंने अभी कहा, हो सकता है कि वैसे ही किसी परीक्षा को वापस पेपर अगर बनाने का मौका दिया जाएगा तो वो कूट प्रश्नों की भरमार करेगा। उसकी नजर में सबसे ज्यादा तालिका और कूट प्रश्न। L1 L2 जो 3rd ग्रेड शिक्षा विभाग का पेपर था उसमें हर टॉपिक को, साहित्य हो चाहे शिक्षण विधि हो चाहे कुछ भी हो, व्याकरण हो, उन्होंने हर चीज को कूट में और तालिका में डालने का प्रयास किया। संगत असंगत भी खूब आते हैं, युग्म प्रश्न भी अच्छे आते हैं। इसके अलावा छोटे प्रश्न हो, रेखांकित प्रश्न हो, रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न हो, वाक्य दे करके कि शब्द को टारगेट करे, पहचान करवाए, ये तो अमूमन ऐसे आते ही रहते हैं। तो इस कक्षा के अंत में सिर्फ मेरा मैसेज ये है कि ऐसे प्रश्नों में स्पेशली तालिका और कूट प्रश्नों का ध्यान रखिएगा। इस बार हो सकता है कि आपकी परीक्षा में कूट प्रश्नों की भरमार हो सकता है कि बैलेंस हो सकता है तालिका के प्रश्न बहुत ज्यादा हो सकता है कि बैलेंसिंग प्रश्न हो, 5 हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, क्योंकि जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हम भी आपको तैयार करते हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी ध्यान रखना है प्रश्नों को, प्रकार को समझना। इसका मतलब आगे आने वाली जो भी चीजें हैं उसके बारे में जान लेना, एक आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एक मोटिवेशन अपने आप मिलता है कि यार ऐसे जो भी प्रश्न आएगा हम जानते हैं कैसा प्रश्न आएगा, उसमें क्या मैटर आएगा, वो मैटर तो आपको अपनी मेहनत से याद रखना है। अब मैंने जो आपके 10 से 11 जो भी मैं आपके टेस्ट लेता हूं अलग अलग सीरीज में, 11-11 में जैसे 11 पेपर हो गए हैं और 11 पेपर आगामी जो अब 2nd ग्रेड परीक्षा है उसके बाद फिर हम वापस लेंगे, या 5 पेपर में देखूंगा 1st ग्रेड का पेपर कैसा आता है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि जैसा 1st ग्रेड का आएगा वैसे 2nd ग्रेड का आएगा। 2022 का पेपर प्रमाण है, 2022 में 1st ग्रेड का बहुत लेंथी पेपर था, बहुत बड़ा पेपर था, मतलब प्रश्नों के आकार बहुत बड़े थे, जबकि 2nd ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है। 2nd ग्रेड बिल्कुल सीधा है। 25 का जो पेपर आया 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड, दोनों पेपर एकदम बैलेंस, दोनों सेम टू सेम ही लग रहे थे, एक दूसरे की फोटोकॉपी, वहां दोनों बैलेंस थे। फिर 2026 में L1 L2 के पेपर आए, दोनों एक जैसे फोटोकॉपी लग रहे थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही आए, दोनों अलग अलग आए, लेकिन मैं परीक्षक हूं, मुझे हमेशा तैयार रहना है, तो मैं 23-24 प्रकार के इन प्रश्नों के साथ हमेशा उस मानसिकता से पेपर आपके लिए बनाता हूं। उसके लिए ध्यान रखिए, अगर
मैं बहुत ज्यादा तालिका नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा कूट नहीं दे रहा, या बहुत ज्यादा चीजें कर रहा हूं, या कोई प्रश्न बड़ा बना रहा हूं, या कोई तालिका में डाल रहा हूं, या मैं कूट दे रहा हूं। फाइनली ये ध्यान रखना है कि उसमें आने वाला कंटेंट आपको ध्यान में रखना। अगर मैं कोई छोटा प्रश्न दिया, हो सकता है वो बड़े प्रश्न में आ जाएगा। मैं कोई बड़ा प्रश्न दे दिया, हो सकता है उस बड़े प्रश्न में से कोई छोटा प्रश्न आ जाएगा। हो सकता है मैंने कोई जोड़ा बना के दिया, वो तालिका में आ जाएगा। हो सकता है मैंने तालिका बनाई, वो कूट में आ जाएगा। क्योंकि फाइनली तो आना कंटेंट ही है। अब आपको तालिका और वालिका का सब ज्ञान हो गया, गुरुजी इतने प्रश्न आते हैं, ये ज्ञान हो गया, इससे थोड़े सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो फाइनली तब होगा जब आपको विषय का ज्ञान होगा। तब आपको मैटर जो आपने अर्जित किया है, जो कंटेंट है, फाइनल चीज तो ये है, बॉम्ब जो है आपका ये है। ये तो बता रहा हूं, एक सावधानी है कि भाई सामने वाले के पास ये हथियार है। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, आपको ये नॉलेज हो जाएगी सामने वाले के पास ये हथियार है, उससे थोड़ी परीक्षा पास होगी। तो ये तो सामने वाले के हथियार पता करवाना था केवल मुझे। बाकी असली जो अपने पास हथियार है, उनसे लड़ाई जीती जाएगी। वो हथियार अपने पास कंटेंट है, जो आपने सीखा है। इसलिए जब भी मैं परीक्षाओं के पेपर लेता हूं संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित, तो मैं उसमें हमेशा थोड़ा लेवल कठिन रखता हूं, थोड़े बड़े प्रश्न रखता हूं, थोड़े कूट के प्रश्न भी रखता हूं। अभी सिलेबस चेंज हुआ है, काफी कुछ नया भी जुड़ा है, तो उसको भी रखा हूं। तो आप इन सब चीजों के साथ में अगर परीक्षा देने जाओगे कि पेपर का प्रारूप क्या रह सकता है, कौन से प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक मन आपका रहेगा। और विशेष रूप से जैसे अभी आगामी जो परीक्षा है अपनी, तो 3 तारीख को, जैसे 5 को पेपर है अपना संस्कृत का, 3 को आपका जीके का पेपर है। तो उस पेपर को लेकर के मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा कि इस जीके के पेपर में एवरेज क्या प्रश्न आपके रहने चाहिए। क्योंकि मैं अब ये तो कहूंगा नहीं 40% का मामला खराब है, मेरे हिसाब से मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अच्छा पेपर आए। मैं नहीं कहा बहुत सरल पेपर आए, अच्छा है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा लगे ऐसा पेपर आए। दूसरी बात, पढ़ने वाले की मेहनत बेकार नहीं जाए, सारे गधे घोड़े बराबर भी ना हो, लेकिन ऐसा ना हो कि घोड़े भी हार जाएं और गधे उत्सव मनाएं कि हम भी मजे में हैं। मैं आप सब लोगों को गधे घोड़े नहीं करा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा यह है कि जो पेपर अभी हुआ है 31 मई का, उस पेपर में ऐसा कुछ बवंडर नहीं था। जो सभी विद्यार्थी गण हैं वो कह रहे थे गुरुजी पेपर लेंथी था, मतलब अच्छा था, बहुत बढ़िया स्तर का था, लेकिन वो वैसा नहीं था जो एक बहुत कोहराम मचाया जा रहा है कालके की सेना वाला कि मार डालो चीर डालो, तो वैसा नहीं था। संस्थाएं अपने में सुधार कर रही है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बच्चों में मानसिक बोझ बढ़ता है, बिना बात का प्रेशर, बिना बात का तनाव, वैसे ही बेरोजगारी में मारे जा रहे हैं, ऊपर से इनको ये वो टेंशन कि पास होंगे कि नहीं होंगे। 6-6 5-5 बच्चे पास हों, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान का हर बच्चा मेहनत करता है, तो ऐसा नहीं कि सारी ही पीढ़ी बावड़ी हो गई हो, मूर्ख हो गई हो, ऐसा नहीं है। तो पेपर में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, संस्था में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, तो वो सुधार करना अच्छी बात है। तो आप 40% का तो फोबिया दिमाग से निकालो, अच्छा पेपर आएगा, अच्छा करके आओगे, मेहनती लोग हैं आप, अच्छी मेहनत की हो तो बढ़िया करके आओगे। अब 3 तारीख को जब आप जीके का पेपर देके आओगे, तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, और हर एग्जाम में करनी होती है उसी रात को, क्योंकि जैसे आप जीके का पेपर करोगे, उसके बाद में अपना 3 जून को शाम के 8 बजे मैं आऊंगा और एक पेपर लेके आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ा अनुकूल समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास हो, गुरुजी 1.5 घंटा 2 घंटा मैं खींचूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी, कोशिश करूंगा। 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप मुझे दे देना, रिवीजन आप करते हैं, रिवीजन मेरे साथ कर लेना। तो मैं रात को शाम को 8 बजे लाइव आकर के जीके के पेपर के बारे में चर्चा करके तुरंत अपना एक संस्कृत का पेपर लेके आ रहा हूँ। उस संस्कृत के पेपर में जो मैं आपके सामने अभी 23 प्रकार के प्रश्न लिखा हूँ, 24 प्रकार 23 प्रकार के, उन सभी प्रश्नों का समावेश होगा। लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट इन 4 प्रकार के प्रश्नों पर रहेगा। तालिका संबंधी प्रश्न, कूट संबंधी प्रश्न, संगत असंगत समीचीन असमीचीन वाला, और युग्म संबंधी प्रश्न। यानी हर दूसरा प्रश्न यह रहेगा। मान के चलिए फर्स्ट ग्रेड का पेपर लेके आऊंगा, अभी सेकंड ग्रेड के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी परीक्षा फर्स्ट ग्रेड की ही हमारे सामने जस्ट। तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में अपने जो प्रश्न है, मैंने तो हमेशा 150 रखा है। हालांकि लगभग 142-43 आएंगे, लेकिन मैंने 150 प्रश्न ही आपको संस्कृत के दिए हैं। अधिक प्रश्न है कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के होंगे, जिनमें यूं मान के चलिए कि 110 प्रश्न आपके तालिका और कूट प्रश्न संगत असंगत के होंगे। 40 प्रश्नों में थोड़ा सा लेंथी, कुछ छोटे बड़े प्रश्न, रेखांकित वाले प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सभी प्रश्नों का मैंने समावेश करने का प्रयास किया है। पेपर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अमूमन अगर मेरी मानसिकता के हिसाब से या जैसी परीक्षाएं हो रही हैं वैसा पेपर आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रश्नों में सिर्फ भाषा बदली है, बाकी पेपर तो वो का वही छपा है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको उसमें हूबहू भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करी है उसको मैंने, तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी बहुत सारे प्रश्न मिले भी हैं और अच्छा काम हुआ है। एक अच्छी मेंटेलिटी, एक अच्छा आत्मविश्वास के साथ उस पेपर को करके जाओगे। सुन के जाना आपको, बस मेरे साथ सुनिएगा, कुछ बातें मैं बोलूंगा, आप गंभीरता से और आगे बढ़ जाना है। तो हम मिलेंगे आगामी 3 जून रात को 8 बजे लाइव सेशन में। ऐसे ही आगे जो भी परीक्षाएं होंगी, जीके का पेपर होने के साथ हम संस्कृत में ऐसा ही एक पेपर, जैसे सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में अपन 3 जून के बाद में जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा, अपन उसमें भी ऐसा प्रयोग करेंगे। तो आप सभी लोग पढ़िएगा, और फर्स्ट ग्रेड की जितने भी एग्जाम हो रही है उन सबके लिए शुभकामनाएं। अच्छा पेपर करिएगा। पेपर संबंधी कुछ बारीक चीजें थी, लेकिन मैं वीडियो डाल नहीं पाया। मैंने जीसी जाखड़ सर के साथ चर्चा भी करी थी कि फर्स्ट पेपर में 40% का फोबिया है, तो उससे बाहर निकलने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन परीक्षाओं का दौर है, बच्चे ऑनलाइन अभी कम है, अच्छी बात है। मैं तो ये नहीं कहता कि आप मुझे सुनो ही,
जितना सुन लो ठीक है, बाकी समय आपका बचाइए, अभी समय है भी नहीं। लेकिन 3 तारीख को थोड़ा-सा आप बैठ करके इस चर्चा को मुझे ध्यान से सुनो, और एक पेपर जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर हल भी करिएगा। पहले मैं डालूँगा बाकायदा हल करने के लिए, पर सॉल्यूशन पे ज़्यादा ज़ोर रहेगा, क्योंकि अभी आपकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूँ। हा, हा, हा हो रहा होगा और बहुत परेशान होंगे। तो मिलते हैं 3 जून को रात 8 बजे एक संपूर्ण इस पैटर्न के पेपर के साथ में 23 प्रकार के प्रश्न और स्पेशल 4 प्रकार के प्रश्नों पर टारगेट, रात 8 बजे लाइव सेशन में। क्लास को स्टेटस पर जरूर लगाना, लाइक करना, इसको शेयर करके जाना ताकि मैसेज सभी तक जाए। नमस्कार।